तो गाइस आज के इस गाने के अंदर हमारे एमसी की फैमिली उसको धोखा दे के मार डालती है और फिर वो एक बच्चे के तौर पर रिकार्नेट हो जाता है टाइम में पीछे जाकर और सोचता है कि वो इस बार सबसे बदला लेगा। तो चलो वो ये कैसे करता है अपने छोटे से शरीर के साथ, ये जानने के लिए आपको ये मानवा एंड तक रखनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। लास्ट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्ट में अपन को सेल कॉपर नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपन के इस गाने का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। वो बहुत बुरी हालत में होता है और अपने घुटनों पर बैठा हुआ रहता है और वो कॉपर फैमिली का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूजफुल शैडो है। लेकिन अब जो बंदा कॉपर फैमिली का नया हेड बन गया है वो कहता है सेल कॉपर, तुमने हमारी फैमिली को धोखा दिया है और तुम दुश्मनों के साथ मिल गए हो अपने पर्सनल ऑफ गेन के लिए, इसलिए इस फैमिली के न्यू हेड के तौर पर मैं तुमको इमीडिएटली खत्म करने का ऑर्डर देता हूँ। ये सुनते से कॉपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने तलवार उठाते हुए आगे बढ़ते उस बंदे की तरफ अटैक करने के लिए। पर इससे पहले कि वो अपने तलवार के साथ उसको छू पाता, उसके शरीर के आर पर एक तलवार हो जाती है। यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो कि उसके शरीर के ऊपर वार पे वार करते हैं और वो यहाँ पर मारा जाता है। सेल कॉपर कहता है मैं सेल कॉपर, अगर मेरे को एक नेक्स्ट टाइप मिलती है तो मैं उसमें डेफिनेटली तुम सभी लोगों को ख़त्म कर डालूंगा। और फिर इसी के साथ एकदम से हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी आँख खुलती है और ये कॉपर ही होता है। कॉपर एकदम से उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है आखिर मैं हूँ कहाँ पर, क्या ये नर्क है, लेकिन इतना ज़्यादा फेमिलर सा क्यों लग रहा है कि तभी कोई बंदी है उसके ऊपर पानी डाल देती है। और वो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये एक मोटी आंटी होती है जो कि कहती है खुद को साफ कर लो, कोई अभी यहाँ पर आ रहा है जो तुमको ले जाएगा। ऊपर उस आंटी की तरफ घूर के देखता है तो वो आंटी चिल्लाते हुए उसमें दो का लपड़ लगाती है, कह रही होती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इस तरह से घूरने की, यू लिटिल ब्रैड, अभी तक अंडे से बाहर नहीं निकला है और मेरे ऑर्डर को डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद कॉपर थोड़ा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या ये मेरे को ब्रेड बोल रही है। और फिर तभी उसकी नज़र नीचे पड़े हुए पानी के ऊपर पड़ती है। पानी में वो अपनी शक्ल देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और साथ ही हंसना शुरू कर देता है। कह रहा होता है मैं तो एक्चुअली उस टाइम में वापस आ चुका हूँ जब मैं बस 3 साल का हुआ करता था। मैं सेल कॉपर एक्चुअली रिबॉर्न हो गया हूँ। मेरी प्राइवेट लाइफ में मैं कॉपर फैमिली के लिए एक शेडो बन गया था। दूसरे शेडोज के साथ मिलकर मैंने अपनी छोटी उम्र से ही इस फैमिली के सबसे क्रूर ट्रेनिंग को सहा। दूसरों को मारना, जासूसी करना, जितने भी गलत काम थे हम ये थे जो इस फैमिली के लिए छुप के ये सारे गंदे काम क्या करते थे और इन सब के बदले रिवॉर्ड के तौर पर वो फैमिली हम लोगों को एंडलेस पैसा और ग्लोरी देती। तो इस तरह से हम लोगों ने शेडोज बनने के लिए काफी सारी हार्डशिप का सामना करा। परिवार के नाजायज बेटे के तौर पर दूसरों द्वारा मुझे बुली किया जाता था और मैंने अपनी इस किस्मत को बदलने का ठान लिया था। मैं एकदम टैलेंटलेस था, इसलिए इस चीज को भरने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी और फिर मुझे नेग्लेक्ट किया गया, इसलिए फिर मैंने परिवार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। मैंने उनके ऑर्डर को फुलफिल करा, मैंने कई सारे दुश्मनों के सर काट डाले और पूरी सिटी को भी धमाके में उड़ा दिया। तो इन द एंड इतने सारे लोगों को मारने के बाद मैंने अपनी फैमिली के लिए विक्ट्री को ऑब्टेन कर लिया। मैंने सोचा था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरी फैमिली मेरे को एक कीमती रिवॉर्ड के साथ मेरा वेलकम करेगी, लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो मेरे को फंसा देंगे। और फिर इस तरह से मेरे को शेडोज के पीछे की कठोर सच्चाई का पता चल गया। सच कहूँ तो जिस दिन से तुम हमारी परछाई बने थे उसी दिन मैंने तुम्हारे ऊपर शेडो ऑथ कास्ट कर दिया था और फिर उसके बाद तुमने खुद को बेहतर बनाकर जितनी भी ताकत हासिल करी वो सब मुझे ट्रांसफर होती रही लगातार, जबकि जितनी भी मुझे चोट लगी वो सब तुमको ट्रांसफर हुई, चाहे वो धन हो या फिर गैलोरी, और वो सब तो बस तुम जैसे गंदे पटाटे कीड़ों को लुभाने के लिए था। और साथ ही वो जोरों से हंसना शुरू कर देता है। ये देखते से ही सेल कॉपर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है उसको ऊपर अटैक करने के लिए, पूरी ताकत के साथ वो अपनी तलवार को उसके ऊपर चला देता है। पर तभी उसकी चोट एकदम से ठीक हो जाती है और वो सेल कॉपर से उसकी सारी पावर भी लेने लगता है। यहाँ पर सेल कॉपर कहता है मुझे समझ में आ गया था कि रिवर्स शेडो ऑथ क्या है, उसने मेरे से मेरी पूरी पावर ले ली, लेकिन इसी के साथ मेरी लाइफ भी एंड तक पहुँच गई। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। सेल कॉपर कहता है इस लाइफ में मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर से वही सेम मिस्टेक नहीं होने दूंगा। और फिर तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। वो कह रहा होता है मुझे भूख लग रही है, ऐसा लगता है कि मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। और फिर तभी उसकी नज़र एक चूहे के ऊपर पड़ती है। वो हंसते हुए कह रहा होता है मैं अपनी भूख मिटाने के लिए इस चूहे को खा सकता हूँ, वैसे भी मेरी पास्ट लाइफ में बैटल ग्राउंड पर इन चूहों का मीट इंसानों के कंपेरिजन में ज़्यादा डिलीशियस था। वो चूहा भी घबरा जाते हैं उसको इस तरह से अपनी तरफ घूरते हुए देखकर कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं यू कचड़े, यंग मास्टर एलन तुमको देखना चाहते हैं, हमारे साथ चलो। और वो उसको पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं सेल कॉपर सोच रहा होता है मेरी पिछली लाइफ में यही वो टाइम था जो मुझे एक शेडो बनने के लिए चुना गया था, लेकिन अभी इस इवेंट से संबंधित मेरी सभी यादें गायब हो चुकी हैं। पर शायद यही वही टाइम रहा होगा जब उन्होंने मेरे ऊपर वो शेडो ऑथ का मैजिक कर दिया था, कर्ज दे दिया था। तो ये याद करने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराता है और उनके हाथ पे काट खाता है। वो कहता है डैम इट ये कुत्ते के बच्चे। दूसरा बंदा कहता है जल्दी से उसे पकड़ लो। सेल कॉपर उसके हाथ को छोड़कर नीचे आ जाता है। वो दूसरा बंदा गुस्से के साथ सेल कॉपर को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो झुकते हुए उसकी तलवार निकाल
मारकर उसका हाथ ही उड़ा देता है। ये देखकर वो दूसरा बंदा घबरा जाता है और कह रहा होता है कि ये बच्चा तलवार चलाना जानता है। सेल कॉपर तलवार पकड़कर हंस रहा होता है और सोच रहा होता है हालांकि मेरी बदला लेने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। और फिर इसके बाद अपन को शैडो ओथ के बारे में बताया जाता है, जो कि एक एशियन ब्लड मैजिक है, जहाँ पर जो कास्टर होता है ओथ का मास्टर, उसको बस एक छोटे से अमाउंट में अपना ब्लड सेक्रीफाइस करने की जरूरत होती है ताकि वो अपने टारगेट को अपना शैडो बना सके। और फिर उसका टारगेट शैडो बनने के बाद अपने मास्टर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर उसके मास्टर को कोई तकलीफ, इंजरी वगैरह होती है तो वो शैडो को ट्रांसफ़र हो जाएगी, जबकि जो शैडो रहेगा वो जितनी भी एबिलिटी हासिल करेगा, खुद को बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा, वो सब इस ओथ के मास्टर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इस मैजिक के क्रूर नेचर की वजह से एम्पायर ने 100 साल पहले एक ऑर्डर जारी करा था, जिसके तहत इससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे मिटवा दिए गए ताकि कोई भी इसका यूज़ ना कर सके। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर जो एनल रहता है यंग मास्टर, वो भी छोटा होता है इस वक्त और अपने उस सिपाही को मार रहा होता है जो उन बच्चों को यहाँ पर लेकर आया है और उनको कचड़ा कह रहा होता है। बोल रहा होता है एक छोटे से जंगली कुत्ते ने तुम लोगों को भूल ही कर दिया, आखिर हमारी फैमिली तुम जैसे कचड़े को बड़ा ही क्यों कर रही है। हाँ, और ये एनल कॉपर है, वही बंदा जिसने फ्यूचर में सेलर कॉपर को मार दिया था और इस वक्त इसकी उम्र 8 साल है। वो सिपाही कहता है आई एम सॉरी यंग मास्टर, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा सबऑर्डिनेट अपनी ड्यूटी को करने में फेल रहा। वो चलते हुए उस बच्चे के पास चलने लगता है, सफ़ेद बाल वाले बच्चे के पास, और कह रहा होता है तुझे क्या लगता है तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे लोगों को टच कर सकता है। वो भी उसी की तरफ देख रहा होता है। एनल उसके पास पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कोई जल्दी से इसको पकड़कर जेल में डाल दो। वो लोग कहते हैं ठीक है मास्टर के। तभी यहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं, कह रही होती हैं ज़रा रुको एनल, जब से ये बच्चा छोटा था तब से ही उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए नॉर्मल है कि वो थोड़ा पागलों की तरह एक्ट करता है। लेकिन ये टाइम इसको पनिश करने का नहीं है बल्कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, ओथ टेकिंग सेरेमनी। और इसकी मम्मी का नाम हेरा कॉपर होता है। वो एनल के पास आ जाती है और बोल रही होती है भूलना मत जो तुम्हारी मदर ने कहा था, और उसके पास आते हुए कहती है ये काम अपन को आज ही करना है। एनल कॉपर की तरफ देख के सोच रहा होता है मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरी मम्मी ने इस लोनली बास्टर्ड चाइल्ड को मेरा शैडो बनने के लिए क्यों चुना है। जब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इससे छुटकारा पा लूँगा। और वो मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है मदर। उसकी मम्मी कहती है ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी इन सारे लोगों को लेकर बाहर जा रही हैं, हम लोग तुमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारे फ्यूचर फैमिली हेड यंग मास्टर एनल को छोड़कर जगह साफ करो, तुम में से बाकी लोग साउंड प्रूफिंग का जादू चलाओ और किसी को भी यंग मास्टर को परेशान मत करने देना। वो लोग बोलते हैं ठीक है मैम। और फिर दिखाया जाता है एनल एक छोटे से गिलास में पानी भरता है और उसको हवा में उठाते हुए कहता है तुम सभी लोग शैडो आर्मी के एक मेंबर बन चुके हो, तो चलो फैमिली के नाम पर शपथ लेते हैं। दिखाया जाता है उसकी बातें सुनने के बाद वो सभी यहाँ पर शपथ लेना शुरू कर देते हैं फैमिली के लिए कि हम हमारी फैमिली के लिए अपने जान न्यौछावर कर देंगे और फैमिली के सारे कमांड्स मानेंगे और वगैरह वगैरह। जबकि जो सेल कॉपर रहता है वो उस पानी की तरफ देख रहा होता है और फिर वो भी उस पानी को पी जाता है उन सभी बच्चों के साथ, और गिलास नीचे गिरता है। वो सभी बच्चे बेहोश होकर वहीं के वहीं गिर जाते हैं। ये देखकर एनल थोड़ा हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है क्या बेवकूफ़ लोगों का बैच है, इन लोगों को तो ड्रग वाटर और होली वाटर में अंतर ही नहीं पता है। और साथ ही वो चाकू से अपना हल्का सा अंगूठा काटता है और अपना ब्लड नीचे गिराकर एक मैजिक सर्कल बना लेता है। और वो कह रहा होता है अब से तुम लोगों की सारी स्ट्रेंथ मेरी होगी जबकि मेरी सारी चोटें तुम्हारी। और फिर दिखाया जाता है उसके पैरों के बीच में से एक पर्पल कलर का शैडो निकलता है जो कि उन बच्चों से लिपटने लगता है। और फिर यहाँ पर उसको कुछ महसूस होने लगता है। बस तो वह कह रहा होता है मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ पावर को मेरी बॉडी के अंदर जाते हुए। क्या शैडो और काम कर गया? मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा सिंपल है। मैं तो एक जीनियस हूँ, मेरे को जल्दी से जाकर ये अच्छी न्यूज़ लेडी मदर को सुनानी चाहिए। और वो पीछे मुड़े आता है, कह रहा होता है लेडी मदर, और चलते हुए जा रहा होता है कि तभी उसके पैर में जबरदस्त झटका लगता है और वो वहीं गिर जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कह रहा होता है कि मेरे पैर में अपने पैरों को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो गया? क्या ये शैडो ओथ को करने के बाद का कोई साइड इफेक्ट है? लेकिन लेडी मदर ने तो मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है मदर, लेडी मदर, और बच्चों की तरह रो रहा होता है अपनी मम्मी को आवाज़ देते हुए। कि तभी पीछे से सेल कॉपर बोलता है तुम तो वाकई में एक बहुत ज़्यादा डरपोक बच्चे हो, जैसे पता है कि उसकी मम्मी उसके पीछे खड़ी हुई है इसलिए तेज चलता है। लेकिन क्या शर्म की बात है, शैडो ओथ को पूरा करने से पहले तुमको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए तुम्हारी मम्मी ने यहाँ पर पूरे में साउंड प्रूफ स्पेल कास्ट करवा दिया था। इसलिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितनी भी तेज चिल्ला लो, कितना भी रो लो, कोई भी तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता। और वो एक डेविल की तरह हंसते हुए एनल की तरफ ही देख रहा होता है। एनल रोना शुरू कर देता है और घबराते हुए कहता है सेल कॉपर आखिर तुम जाग कैसे गए और तुमको शैडो ओथ के बारे में कैसे पता? सेल कहता है क्या तुम बस इतने में डर गई? अकेली चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैं
मैं जानता हूँ अगर मैं इस शैडो ऑथ को रिवर्स कर दूँ तो मुझे हैरानी है कि तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे। और वो अपनी तलवार को उठाकर ज़मीन पे मार देता है और जैसे वो ऐसा करता है एनल की चीखें निकल जाती हैं। उसे ज़बरदस्त झटका लगता है, वो अपना सीना पकड़ लेता है, कह रहा होता है मेरा हार्ट ये इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है। और चिल्लाते हुए कहता है तुम कर क्या रहे हो, रुक जाओ। सेल बोलता है क्या मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे प्राइवेट लाइफ में मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था जिसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी थी मेरी लाइफ देकर, और इस लाइफ में मैं तो बस तुमको वो सब रिटर्न कर रहा हूँ। और साथ ही वो अपने तलवार के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और फिर कमरे से बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी हुई रहती है कि तभी कोई बंदा उनके पास आता है और बताता है मैडम स्पेल शटर हो गया है। ये सुनते से उसकी मम्मी भी थोड़ी घबरा जाती हैं। और फिर इसके बाद ये सीन पर कट हो जाता है, अपन को डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है। एनल और उसकी मम्मी कमरे में होती हैं और बटलर कह रहा होता है मैडम यंग मास्टर की बॉडी एकदम ठीक है, वो बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़्यादा मैजिकल पावर का यूज़ कर लिया था। और जहाँ तक साउंड प्रूफ स्पेल टूटने का सवाल है वो एक सर्वेंट की गलती की वजह से हो गया था क्योंकि वो स्पेल कास्टिंग के दौरान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए मैंने उसे ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के लिए भिजवा दिया है। एनल की मम्मी कहते हैं ठीक है उसकी लाश को कुत्तों को खिला देना। वो बोलता है ठीक है, लेकिन मैडम यंग मास्टर थोड़े अनसर्टन लग रहे हैं, आखिरकार वो अभी भी काफ़ी यंग है और इस तरह के काम कर रहे हैं, लाजमी है कि उनके दिल पर थोड़ा बोझ होगा। एनल सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि वहाँ पर कुछ तो हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। तभी उसकी मम्मी उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती हैं एनल तुमको उन्हें शेडोज को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस काम में तुम कमज़ोरों का मजबूत शिकार हो और तुम। तभी वो अपनी मम्मी के हाथ को छिड़क देता है और कह रहा होता है आगे रहता कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं फैमिली का फ्यूचर में होने वाला हेड हूँ और वो सारे क्रिएचर्स तो बस कीड़े मकोड़े हैं जिनका जन्म मेरा सेक्रीफाइस बनने के लिए हुआ है, क्यों सही कह रहा हूँ ना मम्मी। उसकी बात सुनने के बाद उसकी मदर हंस पड़ती है और कह रही होती है जैसे कि मेरे बच्चे से एक्सपेक्टेड था, बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, अपनी मम्मी से बोलने के लिए एकदम फ्री महसूस करो। वो कहता है हाँ मम्मी आप बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। और उनकी बातें बाहर खड़ा खड़ा सेल को पर सुन रहा होता है और कह रहा होता है माँ और बेटे के बीच कितना डीप बॉन्ड है, लेकिन क्या श्रम की बात है, आज से जो कॉपर है वो मेरा शेडो बन चुका है। मेरी पास्ट लाइफ में जब मैं इस फैमिली के लिए बैटल कर रहा था तो बैटल के दौरान मेरे को वहाँ पर शेडो ऑथ के कुछ रिकॉर्ड्स मिल गए थे और फिर मैंने उसको हैप्पीली फैमिली के सामने प्रेजेंट कर दिया। लेकिन उस वक्त मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं तो इस फैमिली का ऑलरेडी सेक्रीफाइस बन चुका हूँ, लेकिन किस्मत से मैंने उस बुक को थोड़ा बहुत देख लिया था और अभी इस वक्त मैंने बस थोड़ा बहुत ब्लड का ऐसा कॉस्ट यूज़ कर शेडो ऑथ को रिवर्स कर दिया है और एनल के साथ अपनी पोजीशन को बदल दिया है। लेकिन अभी ये 3 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उन लोगों से रिसिस्ट करने के काबिल नहीं है, इसलिए मुझे अभी से ही स्ट्रॉन्ग होना होगा और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पहला कदम है। अपन को फ्लेमिंग क्लिफ नाम की किसी जगह के बारे में बताया जाता है। ये कूपर फैमिली का ट्रेनिंग ग्राउंड है जो कि स्ट्रॉन्ग शेडो को सिलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे प्रेमिथियस ने इंसानी जाति के लिए लो चुराई थी और फिर दिन रात चिल की चोच सहते हुए अपने इच्छा से खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। यहाँ पर कूपर फैमिली 10 साल और उससे भी कम उम्र के बच्चों का एक ग्रुप बनाएगी और उन्हें इन चट्टान के इलाके में फेंक दिया जाएगा और उन्हें गार्डों के बीच में से निकलने का ऑर्डर दिया जाएगा और ईगल उनके पीछे पड़े आएंगे उनका मांस खाने के लिए। लेकिन इन लोगों को अपनी आखिरी सांस तक बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है जब तक कि इनमें से कोई एक शेडो पीक तक ना पहुंच जाए और ग्रिफिन की उस ब्लेसिंग को हासिल कर ले। ग्रिफिन की ब्लेसिंग पाने के बाद तुमको एक ऐसी बॉडी रिसीव होगी जो कि कभी भी इंजर्ड नहीं होगी, चाहे तुम कितना भी उसके ऊपर अटैक कर लो, चोच मार लो। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है तुम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे किसी भी मेथड का यूज़ करो, इस टेस्ट का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है तुम लोगों में से किसी एक को जिंदा उस पीक तक पहुंचना ही होगा। और ये ईओस वेलकर है, शेडो ट्रेनिंग ऑफिसर, और वो बोलता है ऑफ कोर्स बिल्कुल भी मत भूलना कि भगोड़ों को 3 दिन बाद मौत की सजा दी जाएगी, तो तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए शेडो शुरू करो। और वो सीटी बजाते हुए कहता है जाओ। तो दिखाया जाता है सभी बच्चे तेजी से भगते हुए जाने लगते हैं और वो एक बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है और कह रहा होता है अरे ये बच्चा वो सेल कॉपर होता है जो कि आराम से सीटी बजाते हुए चलते हुए जा रहा होता है। सभी बच्चे थोड़े आसान रास्ते की तरफ जाते हैं जबकि सेल कॉपर एक खड़ी दीवार की तरफ जा रहा होता है और वो दूसरा बंदा बताता है ये सेल कॉपर है और ये वही बिगड़ेल बच्चा है जिसने कल यंग मास्टर को गुस्सा दिला दिया था। और वो दूसरा बंदा कहता है अच्छा तो ये वो बच्चा है। और फिर दिखाया जाता है सेल कॉपर वहाँ पर दीवार चढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर वो लोग जोरों से हंस पड़ते हैं। पीछे वाला बंदा हंसते हुए कह रहा होता है वो ढलान से जाने की वजह चट्टान की दीवार के ऊपर चढ़ रहा है, वो पक्का आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाएगा। वो दूसरा बंदा कहता है क्यों ना अपन लोग भी ऊपर चले और उसकी बॉडी को कलेक्ट कर देंगे। चश्मे वाला बंदा कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और घड़ी देखते हुए कह रहा होता है मेरे मन में सडनली एक इंटरेस्टिंग थॉट आया है, मेरे पास एक आइडिया है, ये परफेक्ट टाइम है उस बंदे का यहाँ पर आने का। और वो दूसरा बंदा कहता है आखिर कौन सी चीज़ है, रुको क्या तुम उस एक ईगल के बारे में बात कर रहे हो, वो तो क्लियर ही एक मॉन्स्टर है। और फिर दिखाया जाता है जैसे सेल कॉपर ऊपर पहुंचता है वो पाता है यहाँ पर एक ईगल ने लगभग सभी बच्चों को मार दिया होता है। वो पहाड़ी से लटका हुआ रहता है और वो ईगल घूर के उसी की तरफ ही देख रहा
रहा होता है और नीचे वो चश्मे वाला बंदा अपना तीर कमान निकालने लगता है। कह रहा होता है इसने कल यंग मास्टर को नाराज़ कर दिया था, तो क्यों ना आज अब लोग ग्रिफिन का फ़ायदा उठाएं इस मौके का इस्तेमाल करते हुए और मास्टर को खुश कर देते हैं। और साथ ही वो तीर कमान लोड करता है और चला देता है ग्रिफिन की तरफ। ग्रिफिन कहता है कौन है, और साथ ही गुस्से के साथ जंप मारकर सेलकोपर के ऊपर अटैक कर देता है। कह रहा होता है फुलिश ह्यूमन, क्या तू मरना चाहता है। दिखाया जाता है वो उसके ऊपर जंप मारता है, लेकिन तभी एग्जैक्ट मोमेंट पर जो सेलकोपर रहता है वो हमें जंप करके उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और कह रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद मैं जानता हूँ पीक तक जल्दी से पहुँच कर उस ब्लेसिंग को पाने का एक ही तरीका है, और वो है इसको टैम करना। और फिर सेलकोपर उसके सिर पे अपनी तलवार धंसा देता है और शक्ति हुए फटाक से पीछे हट जाता है और सोच रहा होता है ग्रीफिंग नेचर से एक जिद्दी प्राणी है और उसके पास इंसानों जैसी बुद्धि भी होती है। अगर मैं उसको यहाँ पर पूरी तरह से वश में नहीं करूँगा तो फिर मैं कभी भी उसको टैम नहीं कर पाऊँगा। और अगर ऐसी बात है तो ऐसा लगता है कि मेरे को वो मूव इस्तेमाल करना ही होगा। और साथ ही वो अपनी तलवार चलाते हुए यहाँ पर अपने किसी टेक्निक का यूज़ करता है और एक स्लैश मारता है, लेकिन उसके स्लैश का ग्रीफिंग के ऊपर ज़्यादा कुछ खास असर नहीं पड़ता। वो अपने मुंह से एक बीम निकाल कर हवा का टर्नोडो टाइप का कुछ बनता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। दिखाया जाता है वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है चिल्लाते हुए, पर इन टाइम पर वो पकड़ के लटक के बच जाता है और खुद को ऊपर ले आता है। कह रहा होता है डैमेड, मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह था, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस वक्त 30 का नहीं 3 का हूँ। तो क्या हुआ अगर मैंने क्या कहते हैं अपने प्राइवेट लाइफ के जोड़ रखने को मास्टर कर लिया है। मेरी करेंट साइक्यू और स्ट्रेंथ के साथ अगर मैं ग्रिफिन के क्लोज जाने की कोशिश करूँगा तो वो मेरे को एक झटके में ख़त्म कर देगा। लकीली इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, अगर मैं उस केव तक पहुँच जाता हूँ तो बात बन सकती है। ग्रिफिन फिर से अपने मुँह से बीम निकाल के उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सेलकोपर बच जाते हैं उसके अटैक से और कह रहा होता है वो कितनी पावरफुल विंड एनर्जी है। और वो बता रहा होता है ग्रिफिन अपने मुंह से जो विंड एनर्जी रिलीज कर रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है लेवल 1 से लेवल 10 तक। और यानी जब वो 10वीं एनर्जी निकालेगा तो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि मेरी जैसे 100 भी उससे नहीं बच पाएंगे। और फिर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कह रहा होता है डेट्स राइट, अब जो कि मैं इससे बच नहीं सकता तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूँ। और वो जहाँ पर कैप होती है वो हल्का सा वहीं की तरफ पहुँच जाता है और ग्रिफिन भी उसके ऊपर अपने विंड एनर्जी से अटैक कर देता है। तो वो अपनी तलवार से उसकी एनर्जी को ब्लॉक करते हुए उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है और हवा में और ऊंचा चला जाता है और उस गुफा के काफ़ी करीब आ जाता है। और वो सोच रहा होता है लो एनर्जी कंजप्शन के लिए मैं शेडो ओथ का इस्तेमाल करूँगा और उस बंदे के स्ट्रेंथ को बोरो कर लूँगा। और फिर जैसे वो ऐसा करता है जो एलन रहता है उसके हाथ से कप गिर जाता है और वो चेयर से नीचे गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। नौकर चिल्ला रहा होता है यंग मास्टर क्या हो गया आपको, क्या यहाँ पर कोई है। यंग मास्टर फिर से बेहोश हो गए हैं। और फिर इसके बाद हमें सेलकोपर का सीन दिखाया जाता है जो कि उस गुफा के अंदर आने में कामयाब हो गया होता है और अंदर की तरफ भगते हुए कहता है मेरे को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना होगा। दिखाया जाता है ग्रिफिन भी वहाँ पर आ जाता है और तेजी से अंदर भगते हुए जाने लगता है और चिल्ला रहा होता है लिटिल कॉकरोच आज तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। कि तभी वो एकदम से रुक जाता है और सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। यहाँ पर सेलकोपर ने उसके बच्चे को पकड़ लिया होता है जो कि कोई करते हुए कह रहा होता है मम्मी बचाओ। सेलकोपर कहता है सिर्फ कुछ लोग हैं दुनिया में जो ये बात जानते हैं कि पावरफुल ग्रिफिन टूटे पंखों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। ग्रिफिन कहता है यार तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करना चाहते हो। सेलकोपर कहता है रिलैक्स, मैं इसको चोट नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि इसके अपोजिट मैं इसके पंखों का इलाज कर सकता हूं और इसे उड़ने में मदद कर सकता हूं। सेलकोपर की बात सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। सेलकोपर कहता है लेकिन मेरी इसके लिए एक कंडीशन है। और फिर इसके बाद हमें उन दोनों इंस्ट्रक्टर का सीन दिखाया जाता है। छोटा वाला कह रहा होता है सर अब और आवाज़ें नहीं आ रही हैं। वो हंसते हुए कह रहा होता है वो बंदा ज़रूर अब ग्रिफिन का खाना बन चुका होगा, तो चलो यंग मास्टर के पास चलते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उनका थोड़ा फेवर गेन करते हैं। वो हंसते हुए कह रहा होता है हाँ हाँ। और वो लोग चलते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ग्रिफिन आ जाता है और उसके ऊपर अपना MC भी बैठा हुआ रहता है। सेलकोपर कहता है माफ़ करना लेकिन मुझे लगता है कि अब तुमको नर्क में इंतजार करना होगा अपने यंग मास्टर का जब तक कि वो वहाँ पर नहीं आ जाता। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं अरे सेलकोपर नहीं, और वो भागना शुरू कर देते हैं। पर ग्रिफिन उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और उन्हें मार डालता है और कह रहा होता है मैंने वो कर दिया जिसका मैंने वादा करा था, अब तुम्हारी बारी है अपने डील को फुलफिल करने की। MC कहता है ठीक है, मुझे इस माउंटेन के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित सीक्रेट रिमेल में ले चलो, लैंड ऑफ द स्टोन। दिखाया जाता है ये लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने होते हैं। ग्रिफिन कहता है ठीक वैसे ही जैसे कि अपन लोग एग्री हुए थे, तुम पेरेसिया या जो भी हो उसकी तलवार ले लोगे और फिर तुम मुझे मेडुसा का ब्लड हासिल करने में मदद करोगे जो सब कुछ ठीक कर सकता है। सेलकोपर कहता है हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सोच रहा होता है लेकिन कितने श्रम की बात है, मेरा गोल उस पवित्र तलवार को हासिल करना नहीं है और ना ही ग्रिफिन की मदद करना है, और बल्कि जो मैं चाहता हूँ वो है ग्रिफिन का इस्तेमाल करते हुए इस सीक्रेट रिमेल को डिस्ट्रॉय कर देना। दिखाया जाता
होता है यहाँ पर एक मूर्ति होती है जिसके बालों की जगह पर बहुत सारे सांप लगे हुए रहते हैं और उसके मुंह से भी सांप जैसी चमा निकल रही होती है और उसकी नीचे की बॉडी बिल्कुल एक सांप की तरह होती है। और यहाँ पर कुछ जादूगरों के स्टैचूज भी बने होते हैं उसके आजू बाजू, और ग्रिफिन और सेलकॉपर यहीं पर आ चुके रहते हैं। और फिर अचानक से यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ आ जाती हैं जो कि ग्रिफिन को चारों तरफ से पकड़ना शुरू कर देती हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, डैमेट आखिर ये बेवकूफ मूर्तियाँ कब से हिलने लग गई। सेलकोरिन कहता है, मुझे नहीं पता, और वो साइड से भाग रहा होता है। तभी ग्रिफिन अपने पंचे के साथ उन मूर्तियों के ऊपर अटैक करके उनको तोड़ डालता है, पर दिखाया जाता है वो मूर्तियाँ डबल से रीजनरेट करने लगती हैं और डबल से खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं। ये देखकर जो सेलकॉपर रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और डायनो आइनो और ऐसे करते हुए कोई ठंड नाम में लेते हैं जैसे प्रोनाउंस करना मुश्किल है। और ये तीनों सिस्टर्स थी ग्रीक मैथोलॉजी में, तो वो उन्हीं की बात कर रहा होता है। यहाँ पर इन तीनों स्टैचूज में ऑर्गन्स नहीं है, लाइक गैरे सिस्टर्स की तरह जो कि मैथोलॉजी में थी। ये लोग सेम आई और सेम टूथ को ही शेयर करते हैं, क्योंकि ये और मेडुसा सी टाइट्स की डॉटर थी, तो इन लोगों के पास भी सी वाटर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। इसलिए यहाँ से भागो। दिखाया जाता है वो पानी का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के ऊपर, और ग्रिफिन वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, आखिर भागने का क्या पॉइंट है, अपन को जल्दी से उस तलवार को ढूंढने का कोई तरीका ढूंढना होगा। आगे आगे सेलकॉपर भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। ग्रिफिन कहता है, अगर ऐसे चलता रहा तो ये जगह कोलैप हो जाएगी और अपन सभी यहीं पर मारे जाएंगे। सेलकॉपर कहता है, मैं ढूंढ रहा हूँ और शायद यहाँ से कहीं दीवार में बाहर निकलने का रास्ता हो। और साथ ही वो मुस्कुरा रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है, बहुत अच्छे ऐसे होना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि ये सीक्रेट टनल कोलैप कर जाए और सभी यहाँ पर मरे दब जाएं। और मैं इस सीक्रेट टनल से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ जो कि मैंने अपनी प्राइवेट लाइफ में डिस्कवर करा था, लेकिन अभी ये डिस्ट्रक्शन का अमाउंट काफी नहीं है। और साथ ही वो आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ग्रिफिन अपन को उस आग को निकालना होगा और फिर ये लोग अटैक करना रुक जाएंगे। ग्रिफिन ऊपर की तरफ देखता है और कह रहा होता है, क्या वो आई बॉल, और उसको देखने के बाद वो उसी की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं और फटाक से उस आई बॉल को अपने चोंच से निकाल लेता है। और जैसे ही वो ये करता है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी वो एकदम से पानी बन के बिखर जाते हैं, सारे मॉन्स्टर फिर से पानी बन जाते हैं। ग्रिफिन कहता है, ये लोग तो वाकई में पानी बन गए, कितना इम्प्रेसिव है। क्योंकि रूस का कहना है कि पर्सियस ने मेडुसा की ये जगह ग्रीक सिस्टर्स की आंख चुराने के बाद ही खो जाता, तो इसलिए ग्रीक सिस्टर की कमजोरी यही आंख है। ग्रिफिन कहता है, तो तलवार के बारे में क्या, और वो ब्लड कहाँ पर है जो कि मेरे बेटे का उपचार कर सकता है, क्या रून्स ने उनके बारे में कुछ कहा। सेल कहता है, क्या तलवार तो वहाँ पर है, जरा वहाँ देखो। तलवार उस पत्थर की मूर्ति के पीछे होती है जो कि सांप जैसी थी। सेल्स बताता है, पर्सियस ने इसे तलवार का यूज करा था मेडुसा का सर अलग करने के लिए, और उसके सिर से लाल और हरा दोनों तरह का खून बह रहा था। रेड वाला ब्लड एक पॉइजन था जिससे सभी लिविंग सोल्स मर सकती हैं, जबकि जो ग्रीन वाला था वो किसी भी इलनेस को हील कर सकता है। लेकिन ये तो बस एक लेजेंड है, बिल्कुल उसी तरह के इस सीक्रेट रिमेल में भी एक और सीक्रेट रिमेल है। ग्रिफिन कहता है, क्या एक और सीक्रेट रिमेल। सेलकॉपर कहता है, जब परसुएस की तलवार एमर्ज होगी तो ये वो टाइम भी होगा जब मेडुसा फिर किसे जाग जाएगी, और यहाँ पर जो मेडुसा रहती है वो जाग जाती है और ग्रिफिन के ऊपर अटैक कर देती है अपने सिर के सांपों की मदद से। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और जो सेलकॉपर रहता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, कह रहा होता है, ऑलराइट, अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। और एक बार जब मेडुसा की मूर्ति एक्टिवेट हो जाती है तो वो तब तक नहीं रुकती जब तक कि तुम परसुए की तलवार से उसका सर अलग ना कर दो। और यहाँ पर सेलकॉपर भागने वाला होता है कि तभी मेडुसा उसके रास्ते में आ जाती है, उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। वो बाल बचता है, मेडुसा उसके रास्ते में खड़ी होती है। वो कह रहा होता है, आखिर चल क्या रहा है, ग्रिफिन कहाँ पर है। और फिर हमें ग्रिफिन को दिखाया जाता है जो कि छोटा होकर एक पत्थर के पीछे छुप गया होता है और बोल रहा होता है, इससे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए मैं बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। ये देखकर सेलकॉपर थोड़ा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, क्या ग्रिफिन के पास खुद को छोटा करने की भी स्किल है। तभी मेडुसा अपने सांपों से उसके ऊपर अटैक कर देती है। सेलकॉपर भागना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है, ये मेरे लिए किस्मत की बात है कि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में इस सीक्रेट रिमेल से गुजरा था, इसलिए अभी मेरे यहाँ पर ऑप्शन खत्म नहीं हुए हैं। पहले मेरे को जल्दी से जाकर उस नाइट की शील्ड हासिल करनी होगी, फिर मैं टेबल को पलट सकता हूँ। अगर मैंने वो शील्ड हासिल कर ले तो मैं मेडुसा की आंखों में सीधे देखने से बच सकता हूँ और साथ ही उसकी बीम से भी बच सकता हूँ उस शील्ड के जरिए सेम टाइम पर। और साथ ही मैं इस शील्ड का इस्तेमाल मेडुसा के गैस अटैक के खिलाफ भी कर सकता हूँ। और दिखाया जाता है उसने शील्ड को हासिल कर लिया होता है और वो उसके अटैक से बचा होता है शील्ड को सामने करते हुए, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज़्यादा टू मच होता है। वो उसके अटैक के इम्पैक्ट को झेल नहीं पाता और पीछे उड़े आता है शील्ड के साथ और नीचे गिर जाता है। कह रहा होता है, ये अकेले शील्ड से बात नहीं बनेगी, ये काफ़ी नहीं है। और वो सीक्रेट एग्जिट भी अब
तरफ डिस्ट्रॉय हो गया है। मेडुसा अपने बीम से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और जो सिले रहता है वो तलवार की तरफ भागना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे टैलेंट के लेवल के साथ मैं परसुअस के तलवार को नहीं उठा पाऊंगा। नहीं, जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा। अगर मैंने गिव अप कर दिया आज तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। मेरे को कोशिश तो करनी होगी, मैं अपना सब कुछ डाल दूंगा। और वो तलवार के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसको बड़ी ही आसानी से निकाल लेता है। ये देखकर वो खुद भी चौंक जाता है। कह रहा होता है क्या ये जोड़ मैंने इतनी इजिली निकाल दी। लेकिन तभी मेडुसा अपने सांप को उसके आर पार कर देती है। लेकिन वो इसी सोच में होता है कि आखिर मैंने ये कैसे कर लिया। मेडुसा उसको उठाकर अपने पास ले आती है। लेकिन सेल कॉपर तो अपने ही सोच में खोया हुआ रहता है। कह रहा होता है आखिर क्यों, क्या इस जोड़ को उठाने के लिए मेरे टैलेंट की रैंक बहुत ज्यादा लो नहीं है। और साथ ही वो अपनी प्राइवेट लाइफ का सीन याद करता है जहाँ पर एनल ने वो तलवार उठा ली होती है इजली। और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ये क्या, एक डी रैंक का कीड़ा जिसके पास डी रैंक का टैलेंट है वो यहाँ पर होली जोड़ को निकालने की कोशिश कर रहे थे। कॉपर सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ पर गलत था। और फिर दिखाया जाता है दोनों माँ बेटा उसको बांध के लटका देते हैं। और ये एनल के तलवार निकालने के पहले का सीन होता है, मतलब कि जब उसको टैलेंट नहीं मिला था। वो कह रहा होता है मदर वो अभी भी होश में है तो क्या उसे पता नहीं लग जाएगा कि अपन उसे उसका टैलेंट छीन रहे हैं। उसकी मदर कहती है स्लीप बॉय, अब लोग उसके ऊपर हमेशा का मैजिक कर देंगे सब कुछ बुलाने के लिए और ये सेटल हो जाएगा। सेल को ऊपर सोच रहा होता है आखिर सब कुछ ऐसे कैसे हो गया, जबकि एगल उसकी तरफ देख रहा होता है और मनी मन कह रहा होता है आई एम सॉरी, अब तुम्हारा जोड़मैनशिप टैलेंट भी मेरा है आपसे। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर सेल कॉपर ने मेडुसा के सिर के सांपों को काट दिया होता है और वो थोड़ा हवा में उड़ रहा होता है पावर रिलीज करते हुए। और जो ग्रिफिन रहता है वो दूर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो बच्चा यहाँ पर सेल कॉपर के सीने में जो चोट लगी थी वो भी हील हो जाती है और फिर वो मेडुसा की तरफ देखता है और साथ ही तलवार चलाते हुए उसका सर आसानी से अलग कर देता है। और ये देखकर ग्रिफिन कह रहा होता है ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर है। मेडुसा का सर अलग होकर नीचे पड़ा हुआ रहता है और उसके अंदर से 2 कलर के खून निकल रहे होते हैं और जो ब्लू वाला रहता है वो जो सेल कॉपर रहता है वो उसको एक बोतल में भर लेता है और सोच रहा होता है तो मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पास जो टैलेंट था जो कि एस रैंक या फिर उससे भी ज्यादा हायर था, लेकिन मैट्रियाज ने अपने मैजिक का यूज करके मेरे टैलेंट को अपने बेटे एनल के अंदर ट्रांसफर कर दिया था और साथ ही उसने मेरी मेमोरीज भी इरेज कर दी थी। तो यही सच्चाई है। और साथ ही ये सोचने के बाद वो वहाँ पर पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। ग्रिफिन सोचता है आखिर इस बच्चे को सडनली क्या हो गया। सेल कॉपर सोच रहा होता है चीजें तो अब वाकई में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एनल और उसकी फैमिली तुम लोग बस मेरा इंतजार करो। ग्रिफिन सोच रहा होता है इससे पहले कि बच्चा और पागल हो जाए मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। तभी सेल कोरिन उसको आवाज देते हुए कहता है ग्रिफिन यहाँ पर आओ। उसकी आवाज सुनकर ग्रिफिन एकदम चौंक जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है यू नहीं माय लॉर्ड आप मेरे को क्यों बुला रहे हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है रुको ग्रिफिन तुम एक एस रैंक के मॉन्स्टर हो तो आखिर इस बच्चे से क्यों डर रहे हो। सेल कॉपर पूछता है क्या तुम्हारा सिर मेटल से बना है। उसकी बात सुनने के बाद ग्रिफिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ग्रिफिन गुफा को तोड़ते हुए बाहर आता है। उस बेचारे के सिर पे चोट भी लग चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर उसको समझ में आ चुका रहता है कि इस शैतान बच्चे ने शुरुआत से ही मेरा इस्तेमाल कराता है इस सीक्रेट रिमेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अब जबकि ये मेरे बच्चे को हिल कर देगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। और फिर दिखाया जाता है वो गुफा जहाँ जो कि बिल्कुल टूट फूट गई थी वहाँ पर मेडुसा का स्टैचू भी मलबे के अंदर दबा हुआ रहता है। तभी उसके आसपास कुछ ग्रीन लाइट जाना शुरू हो जाती है और ये ग्रीन लाइट यहाँ पर एक बने सर्कल से निकल रही होती है जिसके ऊपर मेडुसा की तस्वीर बनी होती है शायद। और फिर एकदम से उसकी आँख खुलती है और चमकना शुरू हो जाती है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उनको डबल से ग्रिफिन के पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है सेल कॉपर मेरे ग्रिफिन टाइटल के साथ मैं तुमको ब्लेस करता हूँ। मेरी ब्लेसिंग से तुमको एक ऐसी बॉडी मिलेगी जो कि कभी भी इंजर्ड नहीं होगी चाहे तुम उसके ऊपर कितना भी अटैक कर लो। सेल कॉपर सोच रहा होता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी की पावर बढ़ गई है और साथ ही मेरी माइनर इंजरीज भी हील हो गई हैं। ये काफी अच्छा है। मेरी बॉडी इसके इंजरीज को कम करना है। इसका मतलब ये है कि मेरे को अपने इंजरीज को कंटिन्यू एनल को ट्रांसफर नहीं करने की जरूरत होगी जिससे मैट्रियाज को ज्यादा शक भी नहीं होगा। और फिलहाल मेरे को अपने इस रैंक के जोर टैलेंट को सीक्रेट रखना चाहिए क्योंकि मैं किसी भी अनवांटेड ट्रबल को इन्वाइट नहीं करना चाहता। सेल कॉपर उसको बॉटल देते हुए कहता है ग्रिफिन ये अपने बेटे को दे दो, इससे तुम्हारे बेटे की पंख वाली इंजरी हील हो जाएगी और वो उड़ पाएगा। दिखाया जाता है वो अपने बेटे को वो लिक्विड पिला देता है। जैसे वो उस लिक्विड को पीता है उसका बेटा एकदम से ठीक हो जाता है और चींचे करते हुए हवा में उड़ना शुरू कर देता है। ग्रिफिन कहता है मेरे बच्चे तो अब तुम फाइनली उड़ सकते हो। तभी सेल कॉपर कहता है अभी तो बस इससे इतना ही पता है कि उड़ते कैसे हैं, लेकिन अगर अडल्ट होने से पहले ये एक मास्टर को एक्सेप्ट नहीं करता तो एंड में ये बस एक बेवकूफ पंछी बनकर रह जाएगा। ग्रिफिन कहता है आखिर तुम्हारी बात का क्या मतलब है। सेल कॉपर कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस एक काइंड हार्टेड स्ट्रेंजर होने के नाते तुमको एडवाइस कर रहा था। आफ्टर ऑल तुम भी उसी के बाद स्ट्रांग हुए थे जब तुमने एक मास्टर को एक्सेप्ट कर लिया था। ग्रिफिन सोचता है ये बच्चा सही कह रहा है। अगर मेरे मास्टर ने मेरे को इंसानी दिमाग से डेली नहीं सिखाया होता तो मैं खुद के इंटेलिजेंट को इतना ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाता और इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता। लेकिन मेरा मास्टर तो अब ऑलरेडी मर चुका है
है तो आखिर में उस जैसा एक और पावरफुल और रूथलेस पर्सन कहाँ से ढूंढूं। कि तभी वो कहता है हाँ जरूर रुको, और साथ ही वो सेल कॉपर से बोलता है सेल कॉपर प्लीज मेरे बच्चे को तुम्हारे पेट मॉइस्चर के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। ग्रिफिन सोच रहा होता है ये बच्चा अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही होशियार और स्किल है और ये फ्यूचर में और भी खतरनाक हो सकता है। जबकि सेल कॉपर भी हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देता है और मन मन कहता है लो मछली फंस गई जाल में। सेल कॉपर कहता है ठीक है मैं उसे अपने एक पेट मॉइस्चर के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन तुमको मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। ग्रिफिन कहता है कैसी डील। सेल कॉपर कहता है मेरे को ब्लेड कूपर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और साथ ही उस कीमती चाबी के बारे में भी जो कि उस जगह को खोल सकती है जहाँ पर कूपर फैमिली जॉर्ड स्पिरिट ब्लेड की पूजा करता है। और फिर इसके बाद अपन को कूपर फैमिली का सीन दिखाया जाता है। मैट्रियार्च चिल्लाते हुए अपने बटलर से कह रही होती है क्या तुम्हें उस चीज का कारण पता नहीं चल रहा है, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि यंग मास्टर लगातार बस हवा की वजह से यूं बेहोश होते जा रहे हैं। हाँ बटलर कहता है मैडम चिंता मत करिए, यंग मास्टर के पास शेडो ऑथ की प्रोटेक्शन है और वो हमेशा बहुत जल्दी उठ जाते हैं। आफ्टर ऑल आपके पास लिटिल शेडोज जो है उनकी हेल्प करने के लिए वो यंग मास्टर के इंजरीज को अपने अंदर ले लेते हैं और अब लोग उनकी स्ट्रेंथ को यंग मास्टर के अंदर भी तो क्या कहते हैं सप्लाई कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद मैट्रिया सोच रही होती है हाँ ये सही कह रहा है, लेकिन ये सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब है। उस शेडो ऑथ सेरेमनी के दिन के बाद से ही एनल इस तरह का हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे कोई तो है। तभी बटलर कहते हैं अरे हाँ मैडम एक और अर्जेंट मैटर है जिसको आपको संभालना है। सेल कॉपर ने उस टेस्ट में पहला स्थान हासिल करा जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन बस इतना ही नहीं, सेल कॉपर ने चाचा और भतीजे वॉकर को मारने के लिए ग्रिफिन का इस्तेमाल करा और यहाँ तक कि उसने ग्रिफिन की संतान को अपना पालतू जानवर बना लिया है, पालतू जानवर पेट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर काबू पा लिया है। यह सुनते से मैट्रियार्च एकदम हैरान हो जाती है और चाय को रखते हुए कहती है अब वो कहाँ पर है। बटलर कहता है अभी वो दरवाजे के बाहर है, मैं उसे इमीडिएटली यहाँ पर बुलाता हूँ। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सेल कॉपर अंदर आता है और कह रहा होता है मैडम बताइए मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। मैट्रियार्च पूछती है सेल कॉपर आखिर तुमने वॉल्कर्स को क्यों मार डाला। सेल कॉपर कहता है मैंने ये सब कुछ हमारी फैमिली के लिए करा, उन जैसे शेडो ट्रेनर्स जो कि बस एक 3 साल के बच्चों के हाथों से मारे गए वो तो बहुत ज़्यादा यूजलेस हैं और हमारी फैमिली को उन जैसे यूजलेस कचड़े की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या आप मेरी बात से एग्री नहीं करती हो मैडम। ये सुनते से मैट्रियार्च का फेस एक्सप्रेशन एकदम गुस्से वाला बन जाता है। वो कहता है डेट्स राइट, ये एक्सपीरियंस तो मेरे को चाहिए, एंगर और नफरत। अगर तुम यहाँ पर अपने सारे कार्ड भी निकाल लेते हो तब भी मैं तुमसे नहीं डरने वाला। लेकिन मैट्रियार्च मुस्कुराते हुए कहती है सेल कूपर तुमको एडन स्प्रिंग में जाना चाहिए। यह सुनते से वो शुक्रिया बोलता है, कह रहा होता है आपका शुक्रिया मैडम, और वो सोच रहा होता है एडन स्प्रिंग वाह क्या कोइंसिडेंस है, और साथ ही वहाँ से चला जाता है दरवाजा लगाते हुए। उसके जाते से ही मैट्रियार्च कहती है वो जल्दी से डेप्रीमेशन मैजिक की रिसर्च में तेजी लाओ, जॉर्ड स्पिरिट इनहेरिट सेरेमनी से पहले अपन को सेल के टैलेंट को यंग मास्टर के अंदर ट्रांसफर करना होगा। बटलर कहता है ठीक है मैडम। मैट्रियार्च सोच रही होती है अगर ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि एनल के पास कोई भी जॉर्ड शिपमैन का टैलेंट नहीं है तो उसकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी, और इस बार तो मैं इस लड़के को जाने दे रही हूँ, लेकिन जब वो टाइम आ जाएगा तो मैं देखती हूँ कि ये कितना एरोगेंट बनता है। और फिर इसके बाद हमें एडन स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे नहा रहे होते हैं और जो सेल रहता है वो भी बाहर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है। तो ग्रिफिन ने उसे बताया होता है मास्टर की मौत से पहले उन्होंने एडन स्प्रिंग के नीचे अपनी आत्मा को सील करने के लिए एक फॉर्मेडेन मैजिक का इस्तेमाल किया था। उसका उद्देश्य ये था कि उसने अपनी लाइफ में जितने भी इस रंग के तलवारबाजी के टैलेंट को इकट्ठा करा था वो उसे होने वाले उत्तराधिकारी तक पहुंचा सके और ये सुनिश्चित कर सके कि इस एम्पायर में उनके कूपर फैमिली का स्टेटस बना रहे और बिल्कुल भी गिरे ना। एक बार जब तुम एडन स्प्रिंग में एंटर कर जाओगे तो अंडर कटर के साथ तैरना और फिर तुमको एक अंडरग्राउंड गुफा मिल जाएगी और फिर ये चाबी तुमको मालिक तक ले जाएगी। लेकिन एडन स्प्रिंग के बारे में कुछ अजीब है और मैं बहुत लंबे समय से अपने मास्टर से अलग हूँ, इसलिए मैं एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ जो मैं तुमको बता सकता हूँ, जो ऑनर है वो ब्लड मैजिक का यूज़ करता है और उससे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सेल कूपर कहता है ब्लड मैजिक काफ़ी ऑड है, ऐसा लगता है कि एनल से पहले जॉर्डमैनशिप इनहेरिटेंस को पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। एक बच्चा कहने लगता है यार ये तो सेल कूपर है जिसने कॉम्पिटिशनल ट्रेनिंग के अंदर पहला स्थान हासिल करा है, और दूसरा बंदा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और मैंने तो यहाँ तक ये सुना है कि इसने ग्रिफिन को भी टेम्प्ट कर लिया था और उसके बच्चे को अपना पेट बना लिया है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है वो ये कितना अमेजिंग है। कि तभी यहाँ पर 2 बच्चे आ जाते हैं जो कि यंग मास्टर एनल के चमचे हैं। उनमें से कह रहा होता है आखिर इसमें कौन सी अमेजिंग बात है, वो तो बस एक
और प्रोस्टिट्यूट का बच्चा है। उन दोनों को देखकर वो बच्चे भी घबरा जाते हैं। लंबा वाला कहने लगता है, और बधाई हो, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा एक पतला टुकड़ा बंदर की तरह उछलते हुए जल्दी से फर्स्ट नंबर को हासिल कर लेगा। उसके बाद उनके वो दूसरा वाला पेट पकड़ के हंसना शुरू कर देता है जोर जोर से और कह रहा होता है, तुम एकदम सही कह रहे हो। सेल सोच रहा होता है, मेरी प्राइवेट लाइफ में ये लोग ऊपर से तो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे, लेकिन इन रियलिटी ये लोग तो बस एनएल के प्यादे थे और इन लोगों ने ही मेरे को फंसाया था कि मैं दुश्मनों के साथ मिला हुआ हूँ। और चूंकि एनएल उनको सपोर्ट कर रहा था इसलिए उन्हें अपना रास्ता निकालने की आदत हो गई थी। दिखाया जाता है वो लंबा वाला आगे बढ़ता है और बोल रहा होता है, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं तुम्हारी इनवाइंसिबल बॉडी को देखना चाहता हूँ कि यह यूजलेस है कि नहीं। और साथ ही वो उसको पंच मारने लगता है, लेकिन सेल उसके पंच को पकड़ लेता है और बोलता है, ठीक है चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो छोटा वाला अपने पास से चाकू निकाल लेता है और कह रहा होता है, यो कुत्ते कचड़ा कहीं के, क्या तुम मरना चाहते हो? और वो चाकू गोप भी देता है और फिर खून निकलता हुआ दिखाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने अपने बड़े भाई में चाकू मार दिया होता है। सेल कहता है, आई एम सॉरी, मैंने गलती से इसको अपने शील्ड के तौर पर यूज कर लिया। और साथ ही वो उस बच्चे में लात मारते हुए दूसरे के ऊपर फेंक देता है और कह रहा होता है, तुम्हारी ये चोटें इस पानी से ठीक हो जाएंगी, इसलिए वहाँ पर अच्छा समय बिताना। आफ्टर ऑल मैं तुमको फ्यूचर में अपने ट्रेनिंग के तौर पर जो यूज करने वाला हूँ। और वो सोच रहा होता है, इस लाइफ में मैं तुमको एक ऐसा रीजन दूंगा जिसे तुम रिजेक्ट नहीं कर पाओगे और मैं तुम दोनों को अपना प्यादा बना लूंगा। ब्लैक मैजिक का ये और आखिर एवल फॉरबिडेन मैजिक। ब्लैक मैजिक इक्वल क्यों है? जो कि इस स्प्रिंग के अंदर अपेयर होता है और तुम्हारी सारी चोटों को रिकवर कर देता है। शायद ये चीज़ काफ़ी अजीब है जैसा कि ग्रिफिन ने कहा था, लेकिन फिर भी मैं इस पानी में एंटर नहीं कर सकता। मुझे पानी के एक बूंद को छुए बिना अंडरग्राउंड तक पहुंचने का कोई तरीका सोचना होगा। कि तभी उसे साइड से एक आवाज़ आती है। एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है। सेल कहता है, यार ये आवाज़ तो काफ़ी जानी पहचानी है। एक बंदा उस लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा होता है और बोलता है, तुम तो चाय और पानी भी ढंग से सर्व नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि तुम पिटना मांग रही हो। वो लड़की कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं करा, प्लीज मेरे को जाने दो। और सेल उसको देखकर सोचता है, अरे एंड्रा। और वो बंदा गुस्से के साथ कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जवाब देने की? और उसको मारने लगता है। कि सेल यहाँ पर अपने तलवार चला के उस बंदे को 2 टुकड़े कर डालता है। वो 2 हिस्सों में नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग एकदम फट जाते हैं और वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, भागो। तभी सेल लड़की की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की को वो एक प्रिंस की तरह नजर आ रहा होता है, जबकि सेल को ऐसा लगता है कि वो लड़की काफी डरी हुई है। वो कहने लगता है, आई एम सॉरी, लगता है कि मैंने तुमको डरा दिया। वो कह रही होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मेरा नाम एंड्रा है और तुम्हारा नाम क्या है? और फिर दिखाया जाता है सेल एंड्रा अपने पिछले लाइफ के एंड्रा को याद करता है, जो कि उसका हाथ पकड़कर हिल कर रही होती है और बोल रही होती है, जरा देखो तुमको इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई। और यहाँ पर एंड्रा बता रहा होता है कि एंड्रिया मेरी पिछले लाइफ की बेस्ट फ्रेंड थी। उसके पास काफी कमाल का एक मैजिक टैलेंट है और हम दोनों ने मिलकर साथ में काफी सारी फाइटें भी करी हैं। और ऑफ कोर्स इसके अलावा और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर एंड्रिया उसे कह रही होती है, मिस्टर सेल कॉपर, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। सेल कॉपर शर्माना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है 5 साल के एंड्रिया कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। और साथ ही वो थोड़ा खासते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैंने तो बस वही करा जो एक जेंटलमैन को करना चाहिए था और तुम बस मुझे सेल बुलाओ। लेकिन एंड्रिया, क्या तुम कोई ऐसा तरीका जानती हो जिससे आप लोग इस वाटर को बिना टच करे इसके बॉटम तक जा सकें? और वो सोच रहा होता है, मैं इस टास्क को नहीं भूल सकता और अब चूंकि मेरे को यहाँ पर एंड्रिया मिल गई है तो ज़रूर इसके पास कोई तरीका हो सकता है। एंड्रिया बोलते हैं, ओ क्या तुमने भी इस बात को रियलाइज़ कर लिया? वो हैरानी से कहता है, कौन सी बात? वो उसके पास आते हुए कहती है, स्प्रिंग के अंदर जो मैजिक है वो छोटों को हिल करता है, लेकिन साथ ही काफ़ी अजीब भी है। अगर तुम एक बार उस मैजिक से खुद को हिल कर ले तो स्प्रिंग के अंदर नहाकर, तो फिर तुम्हारे ऊपर दूसरे हीलिंग स्पेल काम ही नहीं करते, यानी कि तुमको अपने छोटों को रिकवर करने के लिए फिर इसी स्प्रिंग के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। ये सुनते से कूपर यहाँ पर समझ जाता है। सोच रहा होता है, तो अच्छा ऐसी बात है। ऐसा लगता है कि ये कूपर फैमिली का अपने शेडोज को कंट्रोल करने का एक और दूसरा तरीका है। जब शेडोज को चोट लगेगी तो उन्हें हेल्प के लिए इन्हीं के पास आना पड़ेगा। एंड्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है, कह रही होती है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए। और वैसे मेरे पास एक तरीका है जिससे आप लोग वाटर को बिना टच करे अंदर जा सकते हैं। और साथ ही वो यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करते हुए रेनकोट टाइप का कुछ बना देती है और बोल रही होती है वो इसे डग मैजिक कहती है। सेल कहता है, क्या डग मैजिक? एंड्रिया बताती है, इसके साथ आप लोग डग की तरह पानी के अंदर डाइव मार सकते हैं। सेल कॉपर सोचता है ये कोई इल्यूजन मैजिक नहीं है, एंड्रिया की एबिलिटी हमेशा की तरह काफी स्ट्रॉन्ग है। कि तब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और कह रहे होते हैं, ये वो बंदा है ना जिसने यहाँ पर भी किसी को मार दिया, जल्दी से उसे पकड़ो। उन लोगों को अपनी तरफ आता है देखो कॉपर फटाक से एंड्रिया का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है और फिर वो दोनों पानी के नीचे जाने लगते हैं। कॉपर सोच रहा होता है यही तो स्प्रिंग का अंडर कटर है, जरूर यही वो प्लेस होनी चाहिए। एंड्रिया उसको इशारा करते हुए कह रही होती है, अपन लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। कि तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उस पानी के अंदर खींचे चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें एक गुफा जैसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंड्रिया कूपर के पास ही बैठी हुई रहती है और वो उसको जगा रही होती है। कूपर को होश आता है और वो अपनी आंखें खोल के बैठ जाता है और साइड बैठ देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये कैसी जगह
है क्या यही वो जगह है, और साथ ही वो अपनी जेम से चाबी निकाल लेता है। एंड्रिया पूछती है आखिर ये क्या है। कूपर बताता है ये एक जेम की है जो कि उस जगह को खोलती है जहाँ पर ज़ोर्ड स्पिरिट की पूजा की जाती है। एंड्रिया कहती है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी दरवाजा नहीं है, तो आप लोग इस चाबी का कैसे यूज़ करेंगे। कॉपर कहता है शायद समनिंग की ज़रूरत हो, शायद समन जैसा कुछ हो। वो बोलती है कि समन, और साथ ही चाबी को हाथ में ले लेते हैं और कह रही होती है हालांकि मेरे को नहीं पता कि ये ज़ोर्ड स्पिरिट क्या है, लेकिन मैं ट्राई करके देख सकती हूँ। और फिर साथ ही वो चाबी पकड़ के अपना मैजिक करती है। कह रही होती है चाबी प्लीज़ मेरी बात सुनो, अपने माशर और इस जगह का दरवाज़ा ढूंढो। जैसे वो ये करती है यहाँ पर कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है एक पौधे में। वो साइड में देखता है और कह रहा होता है ये तो बैड है। वो सेंस कर लेता है यहाँ पर वो पौधे अचानक से एंड्रिया के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो उसको लेकर साइड में कूद जाता है और एंड्रिया को बचा लेता है। और फिर जब वो उस तरफ देखता है तो वो पौधे आपस में मिलकर एक टेलीपोर्ट टाइप का गेट बना लेते हैं। कूपर एंड्रिया की तरफ देखता है, वो बेहोश हो चुकी रहती है, तो वो उसको उठाकर साइड में ले आता है और सोच रहा होता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे को इसे यहीं पर छोड़कर जाना होगा। और साथ ही वो उसके ऊपर अपना इनविजिबल मैजिक कर देता है जो कि एंड्रिया ने इसको सिखाया था इसकी प्राइवेट लाइफ में, और वो उसको यहाँ पर इनविजिबल कर देता है ताकि वो किसी खतरे में ना पड़ जाए। आफ्टर ऑल ये एक अगली बैटल होने वाली है ज़ोर्ड स्पिरिट इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करने के लिए। और साथ ही इसी सोच के साथ वो अंदर गेट की तरफ चला जाता है। और फिर जैसे वो गेट को दूसरी तरफ आता है तो उसे कई सारी लड़कियों की लाशें नजर आती हैं। कॉपर सोचता है वैसे मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर तभी उसे लाशों के ढेर पर एक बंदा नजर आता है जो कि एक इंसान तो नहीं बल्कि मॉशरी लग रहा होता है। वो कूपर की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई मेहमान आया है। और फिर हमें बताया जाता है एडन स्प्रिंग ऊपर से तो एक मेडिकल हॉट स्प्रिंग है, लेकिन इन रियलिटी ये एक सेंसुअल प्लेस है जहाँ पर कूपर फैमिली अपने रखेलों को रखते हैं। और इस मोमेंट पर सेल को सच्चाई रियलाइज हो जाती है। वो सोच रहा होता है तो ये सब कुछ इस ज़ोर्ड डीमन को नरिशमेंट करने के लिए है। तभी वो डीमन एकदम से सेल कूपर के करीब आ जाता है और मुस्कुराते हुए कह रहा होता है तुमसे तो एक एस रैंक के टैलेंट की खुशबू आ रही है। कूपर फटाक से पीछे की तरफ हट जाता है और सोच रहा होता है आखिर इसे कैसे पता। और वो डीमन कहता है क्या तुम एनल कूपर हो, वो बच्चा जो कि एस रैंक के टैलेंट के साथ जन्म लेने वाला था, लेकिन तुम तो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं लगते। चलो जरा मुझे गेस करने दो, लगता है कि तुम एक बिगड़ैल बच्चे हो जो कि यहाँ पर इनहेरिटेड लेने के लिए आए हो। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। कूपर अपनी तलवार से उसका अटैक को डिफेंस करता है। वो डीमन कह रहा होता है हमें तुमको ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं देने वाला जब तक कि तुम मुझे पास नहीं कर जाते। कूपर कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुमको मारने के लिए आया हूँ। वह हंसते हुए कहता है जैसे कि मेरे को ऊपर ब्लेड से डेंट से एक्सपेक्टेड था। और वो एक ब्लेड की तलवार बनाकर उसके ऊपर कंटिन्यू अटैक करने लगता है। वो उसको पीछे की तरफ धकेलने लगता है कूपर को, और साथ ही उसके सीने पर एक स्लैश मारने में कामयाब हो जाता है। कूपर वहीं पे गिर जाता है। वह हंसते हुए कह रहा होता है लेकिन तुम तो बस अभी भी एक ब्रैड हो जो कि काफी ज्यादा कमजोर है। और फिर तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है, कह रहा होता है अरे ये तो ग्रिफिन की ब्लेसिंग है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो बेवकूफ पंछी तुम जैसे किसी को एक्नॉलेज करेगा। और जो कि मैं इसके बारे में बात कर ही रहा हूँ तो मेरे को ग्रिफिन को लास्ट टाइम देखे हुए काफी वक्त बीत चुका है। और फिर कूपर यहाँ पर कोई से ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक का यूज करता है और सोच रहा होता है इस टेक्निक के साथ मैं अपने करंट एबिलिटी के साथ भी इसके इनहेरिटेंस लेने में कामयाब हो सकता हूँ, कम से कम उम्मीद तो है। दिखाया जाता है यहाँ पर गोल्डन कलर का एक क्रॉस बन जाता है और उसके अंदर से येलो कलर की कुछ नुकीली रस्सियाँ सी आती हैं जो उसके हाथ में छिप जाती हैं और उसको अपने ऊपर चिमटा लेती हैं। और फिर वो भी बिल्कुल क्रॉस में बन सा जाता है और चिल्ला रहा होता है कि ये मैजिक रजिस्ट्रेशन ब्लड फॉर्मेशन है और जोर की चीख मारता है। कूपर कहता है तुम तो बहुत लंबे समय पहले ही मर चुके हो और तुम नहीं जानते हैं इन 100 सालों में एम्पायर ने ब्लड मैजिक से निपटने के लिए पहले से ही रिसर्च करके कई सारी तकनीकें विकसित कर ली हैं और अब बस मुझे तुमसे तुम्हारा दिल लेना है और फिर मैं फोर्सफुली तुम्हारे इनहेरिटेंस को रिसीव कर लूंगा। और वो अपनी तलवार के साथ उस डीमन की तरफ बढ़ता है। वो डीमन चिल्लाना शुरू कर देता है नहीं, लेकिन जैसे कॉपर की तलवार उसके पास आती है वो हल्का सा मुस्कुराता है और वहां से गायब होकर एकदम से उसके साइड में आकर उसको चढ़ाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है अरे नहीं मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। दिखाया जाता है कॉपर फटाक से पीछे की तरफ हट जाता है। ये देखकर वो जोरों से हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को काफी टाइम हो गया तुम जैसे एक लिटिल माउस के साथ खेले हुए, लेकिन ये गेम अब ऑलरेडी ओवर हो गया है, अब मुझे और नहीं खेलना। मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे पास वाकई में कुछ एबिलिटी और टैलेंट है। और फिर वो अपना थोड़ा ब्लड नीचे गिराता है तो जमीन से कई सारी आत्माएं निकल आती हैं और वो बता रहा होता है ये वही लोग हैं जो कि यहाँ पर इनहेरिटेंस लेने के लिए आए थे लेकिन नहीं ले पाए। और वो सभी आत्माएं आगे बढ़कर कूपर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। कूपर सोच रहा होता है ये तो अपने ब्लड का यूज करते हुए ब्लड स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा है, क्या पावरफुल स्ट्रेंथ है। कि तभी पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सारी आत्माएं उसके ऊपर नीचे आजू बाजू हर जगह मंडरा रही होती हैं, उसके लिए मुश्किल हो रही होती है। तो वो यहाँ पर अपने होली ज़ोर्ड की प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देता है जिसमें गोल्डन कलर की शील्ड बन जाती है उसके आसपास। वो डीमन कहता है ये तो काफी यूजलेस है और वो बस अपना हल्का सा नाखून मार कर उस शील्ड को तोड़ डालता है और फिर वो फटाक से अपने हाथ से कूपर को गले से पकड़ लेता है और उसको हवा में उठा लेता है। जब एक बिल्ली का चूहे के साथ खेलने से मन भर जाता है तो वो चूहा बस उसका खाना बन के रह जाता है और जो कूपर रहता है वो यहाँ पर लगभग गिव अप कर देता है, कह रहा होता है मेरा ब्लड मेरा माना खत्म होते जा रहा है
है। तभी डीमन कहता है तुम्हारा ऑरा तो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। लास्ट टाइम मैंने जिस रखेल को खाया था उसका टेस्ट भी कुछ ऐसे सेंस हो रहा था, लगता है कि वो पर्सन तुम्हारी मदर थी। कूपर उसकी बात को सुन लेता है। वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर कूपर को खाने लगता है। कह रहा होता है परफेक्ट टाइम है, चलो जरा अब उसके बच्चे को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। और फिर साथ ही यहाँ पर बस खून के छींटे उड़ते हुए नजर आते हैं। और फिर यहाँ पर कूपर अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। जब वो छोटा था, वो तभी भी छोटा ही है तो उसके मदर उसको सुला रहे होते हैं लोरी गाकर। दिखाया जाता है कूपर एक ब्लू कलर का फ्लावर लेकर भागते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है मम्मी ये तुम्हारे लिए। और फिर तभी वो गिर जाता है। उसकी मम्मी कहती है सेल आई एम सॉरी, अब तुम्हारी मम्मी को यहाँ से जाना होगा। वो चिल्लाता रह जाता है नहीं मॉम मेरे को छोड़कर मत जाइए। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ बच्चे उसको पत्थर मार के बुली करना शुरू कर देते हैं। उससे बोल रहे होते हैं तो कुत्ता है, तू कचड़ा है, तेरी मम्मी को तेरे तू चाहिए नहीं, तू मॉन्स्टर है, ऐसी बातें उससे बोल रहे होते हैं। क्योंकि उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली गई यार, तो उसको बुली कर रहे होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं मेरी मम्मी ने मुझे नहीं छोड़ा है। और फिर खाने पर एंड में आ जाती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर उसको खाने वाला होता है। तभी उसकी आँख चमकती है और वो उसमें तलवार मार देता है और कह रहा होता है तो ये तू था जिसने मेरी मम्मी को मारा। और वो अपनी तलवार को उसके सीने के आर पार कर देता है। और साथ ही वो यहाँ पर किसी तरह की ब्लड मैजिक का यूज भी कर रहा होता है। तो दिखाया जाता है वो डीमन डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है ये तो ब्लड फेस्ट है, आखिर जैसा ब्रेड मेरे ब्लड मैजिक के बारे में कैसे जानता है। और फिर वो कॉपर को अपने से दूर फेंक देता है और सोच रहा होता है यू ब्रेड, तो तुम यहाँ पर अपना खून जलाकर मेरे को मारना चाह रहे थे। और फिर वो वहाँ से भागते हुए चढ़ने लगता है। सोच रहा होता है मैंने ब्लड स्प्रेड का यूज करके अपने काफी सारी स्ट्रेंथ को रिलीज कर दिया था, इसलिए अब मेरे को अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाने के लिए ज्यादा औरतों को कंज्यूम करने की जरूरत है। और साथ ही वो वहीं बैठकर एक लेडी की लाश खाना शुरू कर देता है कि तभी कॉपर पीछे से आ जाता है। कह रहा होता है कि वो डिलीशियस थी, वो लाश खाने में बिजी होता है। तो कॉपर उसके सिर के पास ही पहुंच जाता है तलवार लेकर और बोल रहा होता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मेरी मदर डिलीशियस थी। और वो अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है। और साथ ही उसको अपनी मम्मी की भी याद आ रही होती है। वो अपनी तलवार उस डीमन के सिर से निकाल लेता है। वो डीमन सोच रहा होता है ये बच्चा तो पागल हो रहा है, मेरे को यहाँ पर और भी ज्यादा बॉडीज को खाना होगा, नहीं तो अदरवाइज मेरे को डर है। कि तभी यहाँ पर कॉपर उसमें फिर कैसे तलवार को स्टेप कर देता है और पागलों की तरह हंसते हुए उसकी तरफ ही देख रहा होता है। वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है मेरे को मत मारो, मैं तुम्हारी तलवार को पोजेस करके उसके स्प्रिट बन जाऊंगा और तुमको एनहेंस कर दूंगा। कूपर कहता है तुम इसके लायक नहीं। और कूपर उसकी बॉडी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाता है। और फिर साथ यहाँ पर एक ब्लड का एक छोटा सा गोला नजर आता है और इसी के अंदर रिजॉर्टमेंटशिप के इनहेरिटेंस है और शायद कूपर इसको ऑब्जर्व कर लेता होगा। दिखाया जाता है वो अपनी तलवार को वहीं गिरा देता है। वो अपनी मदर के बारे में सोच रहा होता है और खुद ही से झूठ बोलते हुए कह रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं जन्म से ही मदर लेस हूँ और वो सब तो बस मेरा इल्यूजन है, मैं बस एक पीसफुल मॉन्स्टर हूँ। कि तभी उसे वहाँ ब्लड में अपनी मम्मी की परछाई नजर आती है जो कि उसे कह रही होती है तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कि तभी यहाँ पर उसको आवाज आती है, कोई उसको आवाज देते हुए यहाँ पर आ रहा होता है और ये एंड्रिया होती है। कह रही होती है सेल क्या तुम ठीक हो। और वो भागते भागते उसके पास आ जाती है और बोल रही होती है आखिर तुम पूरी तरह से ब्लड में कवर क्यों हो, क्या तुमको कहीं चोट लग गई है, चलो मैं तुमको हील करती हूँ। और साथ ही वो अपने हीलिंग मैजिक से उसको ठीक करने लगती है। कि तभी उसको याद आता है कि उसकी प्राइवेट लाइफ में एंड्रिया को भी यहाँ पर रखेल बनाकर भेज दिया गया था। तो वो याद करने के बाद वो एंड्रिया को फटाक से कस के गले लगा लेता है और सोच रहा होता है इस बार मैं वैसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर हमें बताया जाता है स्प्रिट डीमन के गायब होने के बाद से पूरी फैमिली में हंगामा मच गया, जिसके रिजल्ट में एडन स्प्रिंग के जो गार्ड थे उनको मौत की घाट उतार दिया गया। और ये विटनेस करने के बाद कि सेल की तरह ज्यादा रूथलेस है, किसी भी सर्वेंट ने एड्रिया को दोबारा से बुली करने की हिम्मत नहीं करी। और इन सब के बीच सेल के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया कि डीमन सोर्ड उसकी वजह से गायब हुआ है, लेकिन बिना किसी एविडेंस के एड्रिया से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उसने अपनी तरफ से करा काफी कुछ, उसका खून निकाला, उसके ऊपर जरा तरह तरह की चीजें ट्राई करी, लेकिन जो सेल को था वो उन सबसे सर्वाइव कर गया। और फिर इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कूपर फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जहाँ पर जो एनल रहता है यंग मास्टर, वो एक बंदे को हरा देता है, उसकी तरफ तलवार कर देता है, गले पे रख देता है। वो गड़गड़ाते हुए कहता है यंग मास्टर प्लीज मेरे से दिखाइए। एनल बोलता है क्या तुम इस लेवल के एबिलिटीज है, मेरे को हराना चाहते थे। वो कह रहा होता है नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और फिर इसके बाद हमें लाल वाले बंदे का एक सीन दिखाया जाता है जो कि ईसाई का फैमिली का हेड है और इसका नाम हुक ईसाई के। और ये यहाँ पर कह रहा होता है मैंने इस फैमिली के हेड के बारे में काफ़ी अवार्ड सुने हैं कि इस फैमिली के यंग मास्टर के पास एनल के पास जन्म से ही एज ग्रेड जोनमैनशिप का टैलेंट है। और आज ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो सारी अफवाहें सच थी। उसके साइड में सफ़ेद बालों वाला एक बंदा खड़ा हुआ रहता है जो कि कूपर फैमिली का हेड है और उसका नाम लियोन कूपर है। वो थोड़ा खासते हुए कहता है आप तो कुछ ज़्यादा तारीफें कर रहे हो। और फिर तभी उन्हें आवाज़ आती है, कुछ लोग कह रहे होते हैं ज़रा वहाँ पर तो देखो, तो वो दोनों गर्दन घुमा के देखते हैं। यहाँ पर एक साथ 4 बंदे एक बच्चे की तरफ बढ़ रहे होते
हैं और ये सेल होता है जो कि अपने शेडो ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए बस एक ही स्लैश के साथ उन चारों को ढेर कर देता है। वो लाल बालों वाला कह रहा होता है इसके मूव्स के नंबर ऑर्डिनरी पीपल इसके एज में बस आयरन जोड अपीयरेंस तक की पहुंच पाते हैं, लेकिन ये बच्चा काफी अलग है। ये तो क्लियर ही सिल्वर जोड गार्डियन के लेवल तक पहुंच चुका है। ये तो काफी इनक्रेडिबल है। ये देखकर जो एनल रहता है चढ़ आता है, सोच रहा होता है आखिर इस बादशाह की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पॉटलाइट चुराने की। और वो सेल कॉपर से कहता है यू क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ एक राउंड का डुअल करे। और कॉपर सोच रहा होता है मेरे प्राइवेट लाइफ में एनल के पास तो मेरा टैलेंट था, तो इस वक्त उसके पास जो एबिलिटी है वो बोलता है श्योर। और वो सोच रहा होता है यही मौका है देखने का कि इसके पास कैसे स्किल हैं, जबकि वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और मनी मन कह रहा होता है ये मेरे पास परफेक्ट मौका है, मैं यहाँ पर इसको मार डालूंगा और ऐसा दिखाऊंगा जैसे कि ये बस एक एक्सीडेंट था। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों तलवार के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बंदे तो यंग मास्टर के सपोर्ट में होते हैं और वो कह रहे होते हैं यंग मास्टर इसको हरा देगा। और कोई चिल्लाते हुए कहता है डेट्स राइट यंग मास्टर एनल, इसको दिखा दो कि कौन यहाँ पर रियल जोड जीनियस है। और फिर जैसे मैच स्टार्ट होता है एनल आगे बढ़ के फटाक से उसके ऊपर तेजी से अटैक करता है, लेकिन सेल उसको आराम से ब्लॉक कर लेता है। और वो पास से मारते हुए कहता है जरा और फोर्स का यूज़ करे यंग मास्टर, क्या मैडम आजकल आपको अच्छे से खाना नहीं खिला रही हैं। यह सुनते से वो चढ़ आता है। जो सेल रहता है वो उसको इजीली पीछे धकेल देता है और फिर एनल फिर के अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है और सोच रहा होता है ये इम्पॉसिबल है। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं अपने करेंट स्ट्रेंथ के साथ इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि मेरी फैमिली में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और वो फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एनल इजिली साइड होकर बच जाता है और सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ऑब्वियस है इसकी जोड़ पावर आर्टिफिशियली इनहेंस की गई है। लगता है कि मेरे को इस बंदे को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बंदे के पास तो बिल्कुल ही जोड़मैनशिप का टैलेंट ही नहीं है। सेल फटाक से जम करके उसकी तरफ बढ़ता है, कह रहा होता है चलो मैं दिखाता हूँ कि एक रियल स्ट्राइक कैसे दिखती है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो एनल अपनी तलवार के साथ उसके करीब आ रहा होता है और फिर वो अपनी तलवार को उसके आंख में ही मार देता है। यह मास्टर दिन पे गिरकर चिल्लाना शुरू कर देता है अरे मेरे याक सर्पेंट दौड़ते दौड़ते उसके पास आते हैं, जबकि वो लाल बालों वाला हेड जोरों से हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैंने यंग मास्टर एनल की एबिलिटी को पहले कुछ गलत जज कर लिया था, इनमें तो कुछ भी बात नहीं है, यहाँ तक कि उनके सर्वेंट ने ही उनको हरा दिया। लियोन कहता है इस साइक अब आप कुछ ज़्यादा ही डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। ड्यूक के साइक कहता है सॉरी आखिरकार यंग मास्टर एनल और मेरी छोटी बहन की सगाई हो गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी बहन की शादी किसी बेकार और यूजलेस आदमी से हो। ड्यूक को कॉपर कहता है तुम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, अगर शाही परिवार ने शादी को मंजूरी नहीं दी होती तो कौन जानता है कि तुम्हारी बहन की शादी हो भी पाती या नहीं। और वो बंदा मुड़ के जाने लगता है, कह रहा होता है चलो मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन भूलना मत हम दोनों के फैमिली जॉइंट ऑपरेशन में है 10 दिन बाद। ड्यूक कॉपर गुड बाय। ड्यूक मनी मन कहता है एनल यू कचड़े कहीं के और साथ ही अपने सर्वेंट से पूछता है आखिर वो लिटिल शेडो उसको क्या बोलते हैं। उसके सर्वेंट बताती है कि उसका नाम सेल है और वो आपके ही किसी मिस्ट्रेस का बच्चा है, लेकिन उस मिस्ट्रेस के बारे में अब कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ड्यूक मनी मन कहता है क्या मेरा बच्चा, अब इसमें कोई रहने की बात नहीं कि इसके पास इतना अच्छा जोड टैलेंट है। और वो अपने सर्वेंट से बोलता है इसको लेकर मेरे स्टडी रूम में भेज देना। उसके सर्वेंट कहते हैं ठीक है मास्टर। और फिर इसके बाद हमें स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक सेल को झाँकने की कोशिश करता है, सेल उसके सामने झुका हुआ रहता है और बोल रहा होता है मास्टर क्या ऑर्डर है आपका। ड्यूक सोचता है मैं उसके अंदर किसी भी टैलेंट और पावर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो जानबूझकर भविष्य में उत्तराधिकारी का पद चुराने के लिए वाकई में अपनी एबिलिटी को छुपा रहा है। ये कितना ज़्यादा चालाक है, लेकिन इन द एंड ये तो बस एक छोटा सा ब्रेड है जिसे पढ़ना बहुत ही आसान है। ड्यूक कहता है 10 दिनों बाद तुम शेडो स्क्वाड 10 को लीड करोगे और ड्रैगन एड को रिट्राइव करने के लिए ईसाइक फैमिली के साथ केलोस्ट क्रिस्टल सिटी की ओर जाओगे। और ये वो तलवार है जो कि क्रिस्टल सिटी के टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर सकती है। अगर आप लोग ड्रैगन के अंडे को रिट्राइव करेंगे तो आप लोग बिना कुछ किए ही उस डिमोनिक ड्रैगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देंगे। और ऐसा लगता है कि लियोन की इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मेरे को वहाँ पर भेजने के, लेकिन एक ड्रैगन के अंडे को कमाने का ये चांस मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। वो बोलता है जैसे आपकी इच्छा मास्टर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। ड्यूक बोलते हैं क्या एक रिक्वेस्ट। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है सेल को ऊपर निकल जाता है क्रिस्टल सिटी जाने के लिए अपने स्क्वाड के साथ। एंड्रिया बोल रही होती है सेल क्या तुमको फैमिली हेड को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेल कहता है इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होगा, वो लोग माइंड नहीं करेंगे। क्यों? वो दोनों चमचा घबराते हुए कहते हैं हाँ हाँ हाँ। और फिर दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये क्रिस्टल सिटी है, आखिर क्रिस्टल कहाँ पर है और ड्रैगन के अंडे कहाँ पर है। कि तभी यहाँ पर दूसरी टीम आ जाती है जो कि इसाक वालों की होती है। उनकी लीडर एक लड़की होती है जो कि इनका
मजाक उड़ाते हुए कहती है, जरा देखो तो कूपर फैमिली के एलाइट टीम को क्रिस्टल सिटी के बारे में बेसिक नॉलेज तक नहीं है, क्या मजाक है। और इसका नाम ग्लोरिया है, यह स्टार्क फैमिली की हेड सिस्टर है और एनएल के होने वाली मंगेतर या वाइफ। वो लोग उसको देखते हैं और कह रहे होते हैं, अरे ग्लोरिया आगे से तुम्हारा क्या मतलब था। ग्लोरिया सेल के सामने आ जाती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, तुम सेल कूपर हो ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं ग्लोरिया हूँ। लेकिन सेल कूपर ग्लोरिया को इग्नोर करते हुए एंड्रा से बात करने लगता है। कह रहा होता है, एंड्रा तुम यहाँ लिटिल म्यू के साथ रहो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। वो कहती है श्योर। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इग्नोर करने की। है सेल कूपर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सेल बोलता है, मिस ग्लोरिया अगर अपन लोगों ने सनसेट से पहले साथ में पोर्टल को ओपन नहीं करा तो अपन की ये ट्रिप वेस्ट हो जाएगी। और साथ ही सेल कूपर अपनी लाइफ का पिछला किस्सा याद करते हुए सोच रहा होता है, तो मैं इस बार भी इन द एंड इस ट्रबल सम वुमेन से मिल गया। जो भी हो, मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि वो बेवकूफ पंचमी हो उसे दिए गए मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों साथ में एक सर्कल में जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी तलवार को वहाँ पर लगा देते हैं। और जैसे ये होता है, यहाँ पर एक क्रिस्टल का महल निकल आता है। वो लोग कह रहे होते हैं, तो क्रिस्टल सिटी इस तरह की दिखती है, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन लेजेंडरी डिमोनिक ड्रैगन के अंडे क्या वाकई में इस जैसी जगह पर है। तभी स्टार्क फैमिली से कोई आगे बढ़कर उन तलवार को निकालने लगता है। सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर कूपर फैमिली के सोल्जर्स को मार डालूंगा और ड्रैगन के अंडे लेकर स्टार्क फैमिली के पास जाऊंगा। और वो दोनों पीछे देख लेते हैं। कूपर कहता है, नहीं ये तो बहुत बुरा हो रहा है। और वो बंदा तलवार को निकाल लेता है और सोच रहा होता है, फैमिली हेड मेरे को पक्का रिवॉर्ड देंगे। और जैसे वो यहाँ पर करता है, यहाँ पर कुछ चीज एक्टिवेट हो जाती है। कूपर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से सब लोग पीछे हट जाओ। और फिर साथ यहाँ पर एक जोर का धमाका होता है और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर कई सारे लाइट सेनेस्टियल निकल आते हैं, जो कि इस क्रिस्टल सिटी के प्रोटेक्टर हैं। जिसने तलवार निकाली है उसकी तो फट चुकी होती है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मम्मी प्लीज मेरे को बचाओ। दिखाया जाता है ग्लोरिया आगे बढ़ती है और अपनी तलवार के साथ उनमें से एक मॉन्स्टर को मार देती है और उस लप्पू से बच्चे को बचा लेती है और बोल रही होती है, आगे तुमसे किसने कहा था कि तुम खुद ऐड करो। वो कहता है, मिस ये मैंने फैमिली के लिए करा। ग्लोरिया कहती है, मेरे को लगता है कि ये सब कुछ तुमने बस अपने लिए करा है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, मिस तुम्हारे पीछे। कि तभी वो सारे सेनेस्टियल गार्ड्स मारे जाते हैं। सेल उन्हें मार देता है एक ही स्लैश के साथ, जितने भी ग्लोरिया के पीछे होते हैं और उसको बचा लेता है। और साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी शेडोस मेरे कमांड को फॉलो करो और फॉर्मेशन बनाओ। वो सभी कहते हैं यस सर, और साथ ही अपने तलवार को जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ पर्पल कलर का ऑरा निकलता है जो कि परछाई की तरह आगे बढ़कर उन सेनेस्टियल गार्ड्स को पकड़ लेता है, बांध देता है एक ही जगह पर, जिससे सेल को उनको मारने का मौका मिल जाता है। वो कह रहा होता है, चलो देखते हैं कि तुम्हारी लाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर हमारी शेडो। और साथ ही वो एक जबरदस्त स्लैश मारता है और वो सारे एक स्लैश में मारे जाते हैं। ग्लोरिया के सोल्जर्स बताते हैं सभी सेनेस्टियल्स हार गए हैं। ये कूपर फैमिली अपनी तलवारबाजी के साथ मैजिक का यूज करना अच्छे से जानती है। स्पेशली वो बंदा जिसका नाम सेल है, वो एक बच्चा है लेकिन वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ग्लोरिया मन ही मन कहती है, सेल कूपर तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और फिर दिखाया जाता है उनको हराने पर यहाँ पर एक क्रिस्टल मिला होता है सेल कूपर को। वो उसको पकड़ लेता है, कह रहा होता है, नॉट बैड, मैं इस क्रिस्टल की पावर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ और इमीडिएटली सिल्वर जोड गार्ड से गोल्डन जोड मास्टर पर पहुंच सकता हूँ और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप वहाँ पर जाना है। दिखाया जाता है सेल आगे बढ़ते हुए उस खंबे के पास जाता है। उसमें एक होल होता है जिसमें वो क्रिस्टल फिट बैठ जाता है और फिर तभी यहाँ पर पूरी जगह हिलने लगती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि यार कोई कार है। और फिर तभी वो नोटिस करते हैं उनका वो जितना भी जमीन कैसा रहता है ना, वो नीचे साइड जाने लगते हैं अंडरग्राउंड में, बिल्कुल एक लिफ्ट की तरह। तो वो सारे उसी के ऊपर चढ़े आते हैं और नीचे आ जाते हैं। वो चीज़ उन्हें एक लिफ्ट की तरह अंडरग्राउंड में ले जाती है। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे ड्रैगन के अंडे देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि यही उस डिमोनिक ड्रैगन के अंडे हैं। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर ये लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और फटाक से भगते हुए अंडे के पास आकर उसको उठाना शुरू कर देते हैं। सेल के ऊपर सोच रहा होता है ये लोग तो बेवकूफ़ है, यहाँ पर इतना ज़्यादा रश कर रहे हैं कि इन्हें डिमोनिक ड्रैगन का खाना बनना है। कि तभी दिखाया जाता है यहाँ पर ड्रैगन जाग जाता है। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे शिट, ये डिमोनिक ड्रैगन तो जाग गया। और वो फटाक से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ग्लोरिया कह रही होती है, शांत रहो और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। सेल कहता है, मैं कवर देता हूँ, तुम लोग ट्रेन के अंडे लो और यहाँ से निकल जाओ। दिखाया जाता है वो दोनों चंपू लोग लिफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं, पर उससे उन दोनों के चढ़ने से पहले ही एक बंदा अंडा लेके लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया होता है और ये कूपर फैमिली से ही है कोई। वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, ग्रेगो तुम ये क्या कर रहे हो। कूपर फैमिली के हेड ने उसे कहा था शेडोज का यूज करना ड्रैगन को बिजी रखने के लिए, और एक बार जब तुम्हारे हाथ में ड्रैगन का अंडा लग जाए तो फटाक से वहाँ से भाग जाना और टेलीपोर्टेशन अल्ट्रा को डिस्ट्रॉय कर डालना। हम लोग इकाई फैमिली को बिल्कुल भी चांस नहीं दे सकते, और जहाँ तक बात सेल की है उसको भी वहीं पर छोड़ देना। तो दिखाया जाता है ये बात याद करने के बाद वो उन लोगों से बोलता है, आई एम सॉरी एवरीवन, लेकिन इस एम्पायर में बस एक ही फैमिली
फैमिली हो सकती है जिसके पास ड्रैगन का अंडा होगा, और वो होगी हमारी कूपर फैमिली। तो तुम लोग खुद को सेक्रीफाइस कर दो हमारी फैमिली के लिए, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। और वो दोनों चमचे चलाते हुए कहते हैं यू है सोल, जल्दी से यहाँ पर वापस आ। जबकि वो दोनों ड्रैगन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ग्लोरिया बोलती है कूपर फैमिली के हेड तो वाकई में बहुत ज़्यादा रूथलेस है, उन्होंने ना सिर्फ हमको यहाँ पर छोड़ दिया बल्कि तुम लोगों को भी यहाँ पर ही फंसा दिया। सेल कूपर कहता है वैसे ये मैंने एक्सपेक्ट करके रखा था। ग्लोरिया कहती है क्या तुमने पहले एक्सपेक्ट कर लिया था इसके बारे में, तो फिर तुम आखिर यहाँ पर क्यों आ गए खुद की लाइफ को खतरे में डालने के लिए। सेल कूपर कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बोलती हो। वो ड्रैगन मुंह से आग निकाल कर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक से बचते हुए वो दोनों साइड बाइट हो जाते हैं। सेल कूपर उसका पंख काट देता है और बोल रहा होता है मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। लेकिन कूपर जैसे ही ये बात बोलता है वो ड्रैगन फटाक तो उसको अपना पंचा मारता है और वो दूर जा जमीन में गिरता है। ग्लोरिया फटाक से भागते हुए उसके पास आने लगती है। तभी ड्रैगन अपने मुंह से फायर निकालते हुए सेल कूपर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ग्लोरिया बीच में आ जाती है। वो अपने मूनशाइन स्वॉर्ड शील्ड का इस्तेमाल करते हुए कूपर को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर लेती है और ताना मारते हुए बोलती है जब बस के है नहीं तो काय को इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या तुम ठीक हो। कूपर कहता है मैं ठीक हूँ, उसके एक्शन को डिले करने में मेरी हेल्प करो और फिर मेरे पास एक मौका रहेगा उसके दिल के ऊपर अटैक करने का। प्लीज मिस ग्लोरिया सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा कर सकती हो, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। उसकी बात सुनने के बाद ग्लोरिया पिघल जाती है, कह रही होती है जरूर, और आगे बढ़ते हुए सोच रही होती है मैं भी एक गिफ्टेड जोर्ड मैन हूँ और मैं इस बंदे को खुद को कम नहीं आंकने दे सकती। जबकि पीछे खड़ा सेल हंसना शुरू कर देता है मद्दा मद्दा। ग्लोरिया उस ड्रैगन को अपने साथ बिजी कर लेती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है सेल अब अटैक करो, लेकिन सेल तो रेट ही नहीं कर रहा होता। वो कह रही होती है तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से अटैक करो, लेकिन सेल अपनी जगह से नहीं हिलता। ग्लोरिया सोचती है डैम इट, अब मुझसे ये मत कहना कि वो इतनी जोर से नीचे गिर गया था कि अब उसके पास अटैक करने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपन सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। लगता है कि अब मेरे को उस वाले मूव का इस्तेमाल करना ही होगा। और फिर साथ ही वो यहाँ पर जोर डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करती है और उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। उसके उस अटैक को खाने के बाद वो ड्रैगन बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। ग्लोरिया भी ये देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और बोल रही होती है क्या मैंने कर दिया। वो दोनों चमचा आकर उसमें लाते मारना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं देखा ड्रैगन हमारी पावर। जबकि ग्लोरिया खुद भी काफ़ी हैरान होती है और बोल रही होती है क्या मैंने वाकई में ये कर दिया, कि तभी उस ड्रैगन की आँख खुल जाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए खड़ा होने लगता है, उन दोनों बंदों की फट जाती है। वो कह रहा होता है हो नो ये ड्रैगन तो जाग गया है, जल्दी से कहीं छुपने की जगह ढूंढो। ग्लोरिया बोल रही होती है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी पीछे से सेल अपनी सीक्रेट तलवार निकालता है और यहाँ पर वो जोर्डमैनशिप इनहेरिटेंस के थर्ड स्किल का यूज करता है जो कि ब्लड शेडो स्लैश होता है। और जैसे वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है ड्रैगन का जो खून निकल रहा था वो सेल के पास जाना शुरू हो जाता है और वो खून सेल के आसपास इकट्ठा होता है और फिर सेल उस खून का इस्तेमाल करते हुए अपने दो ब्लड क्लोन बना लेता है। वो मोटा वाला कहता है उसने तो ड्रैगन के खून का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लोन बना लिया है। और वो दूसरा वाला कह रहा होता है और गाइस का तुम लोगों ने नोटिस करा अब उसके हाथ में एक नई तलवार है, होली ग्रेड की जोड़ है, वो मैं श्योर हूँ। और वो कवच वाला बंदा कहता है अरे क्या ये ब्लड मैजिक है। ग्लोरिया कहते हैं हाँ ये वो ही है, ये फॉरबिडन मैजिक है जो कि इस पूरे एम्पायर में सिर्फ कूपर फैमिली का हेड ही इस्तेमाल करता है बैटल फील्ड में अपने दुश्मनों के खिलाफ। और साथ ही वो सोच रही होती है मैंने तो सुना था कि कूपर फैमिली की जोड़ स्प्रेड गायब हो गई थी, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर तभी वो कहती है जरा रुको, तो तुम जानबूझकर चुपचाप पीछे खड़े हुए थे और मेरे को आगे भेज दिया था ताकि मैं आगे जाऊं और उस ड्रैगन का खून निकाल दूं। यू सेल कूपर बास्टर्ड कहेंगे तो तुमने मेरा यहाँ पर इस्तेमाल करा। सेल हंसते हुए कहता है तो क्या हुआ, और वो अपने शेडो क्लैन के साथ मिलकर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। दिखाया जाता है कूपर उस ड्रैगन की गर्दन काट देता है और स्टाइल से नीचे लैंड करता है। बाकी सभी लोग उसके पास भागते हुए आने लगते हैं। ग्लोरिया कह रही होती है नॉट बैड, तुमने फाइनली ड्रैगन को मार दिया। कि तभी कूपर उसकी तरफ तलवार कर देता है और कह रहा होता है मेरे नजदीक मत आना। उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल हटता जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर वो जोर डेमन कूपर के ऊपर हावी हो गया होता है। और वो उससे कह रहा होता है तुमने क्या सोचा था कि मेरे को मारने के बाद तुम अपनी बाकी लाइफ अच्छे से जियोगे, तुम भी अब मेरी तरह बन जाओगे। अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए तुमको भी दूसरों का ब्लड और मांस खाना होगा। और वो लोग की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है ये सारे बस लिटिल चूहे हैं, तुम्हारे शिकार हैं, जाओ इनको मार डालो, इनके साथ मजे करो। तो कूपर जोर से चिल्लाते हुए कहता है मेरे को ब्लड चाहिए और वो अपनी तलवार के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों चंपू लोग फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और वो बंदा ब्लड मैजिक का ओवर यूज करने की वजह से डेमोनाइज हो गया है, जल्दी से यहाँ से भागो। कि तभी सेल देखता है यहाँ पर एंड्रिया आ गई होती है और वो उससे बोलती है रुक जाओ, और वो भागते हुए उसके करीब आ रही होती है। एंड्रिया को देखकर सेल को ऊपर खुद के ऊपर थोड़ा काबू पाता है और खुद को रोक लेता है वहाँ पर। तो
एंड्रिया फटाक से आगे बढ़ती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसको उस ब्लड मैजिक से निकाल लाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो उसको जगा रही होती है, उसको होश आ जाता है। वो कह रहा होता है अरे एंड्रिया, वो बोलती है ये काफ़ी अच्छा हुआ कि तुम्हें फाइनली होश आ गया और मैंने तुम्हारे ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करा था, अब तुम बिल्कुल भी डिमोनाइज नहीं हो और बाकी लोग भी ठीक हैं। और फिर साथ ही वो एक यहाँ पर अंडा ले आती है और कह रही होती है डाडा देखो ये ड्रैगन एग भी कम्प्लीटली फाइन है और ये बस अकेला अंडा ही बचा है। दिखाया जाता है बाकी सब लोगों ने उस गद्दार को भी पकड़ लिया होता है जो पहले अंडा लेके भगा था। एंड्रिया बोलती है और मैंने इस ड्रैगन के अंडे के बारे में स्टार्क फैमिली को बिल्कुल भी नहीं बताया, वो लाल बाल वाली लड़की अपनी टीम के साथ ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है, तो ज़्यादा चिंता मत करो कि हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया और शेयर अप हो जाओ। सेल कूपर कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया एंड्रिया, लेकिन वो सोच रहा होता है ओरिजिनली हमारा प्लान ये था कि जो म्यू है वो एंड्रिया को प्रेरण लोकेशन के ऊपर ले जाएगा और फिर हम उसके बारे में झूठ बोलेंगे कि एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई, जिससे कि एंड्रिया को कूपर फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और साथ ही वो तलवार निकाल कर पंचे के ऊपर अटैक कर देता है। कह रहा होता है ये स्टूपिड बट तेरे से एक सिंपल काम भी नहीं होता, क्यों तू मरना चाहता है। तभी यहाँ पर एंड्रिया बीच में आ जाती है, बोल रही होती है सेल ऐसा मत करो। म्यू भी कहने लगता है इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, इससे कोई तुम्हारे बारे में ज़्यादा फिक्र हो रही थी इसलिए ये उस सीक्रेट महल में गई नहीं। सेल गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है लगता है कि तुम्हारे पंख बहुत ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जवाब देने की। कि तभी पीछे से उसके वो चंपू लोग बोलते हैं सेल कोपर और अपनी तलवार निकाल के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सेल थोड़ा हंसते हुए कहता है तो तुम लोगों ने फाइनली अपना असली कलर दिखाई दिया, अब तुम लोग मेरे से ये अंडा छीनने वाले और फैमिली के पास ले जाओगे क्यों। कि तभी कूपर देखकर हैरान हो जाता है, वो लोग उस गद्दार को मार देते हैं जो कि कूपर फैमिली के साथ मिला हुआ था और इसने इन लोगों को गद्दारी दी थी, इसलिए ये यहाँ पर इसको मार देते हैं। और फिर दिखाया जाता है जितने भी शेडोज रहते हैं वो सभी ही यहाँ पर सेल के सामने झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं यंग मास्टर सेल हमारी पहले की रूडनेस के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, अगर आपने हमें नहीं बचाया होता तो हम लोग पहले ही मर चुके होते। अब से हम फैमिली की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, बस आपको ही फॉलो करेंगे मरते दम तक। उन लोगों की बातें सुनने के बाद सेल काफ़ी हैरान हो जाता है कि तभी पीछे से एंड्रिया कहती है सेल जरा अंडे की तरफ देखो। वो अंडा छटकता है और साथ ही टूट जाता है, फिर उसके अंदर से एक बेबी ड्रैगन बाहर आता है उड़ता हुआ। कूपर कहता है डिमोनिक ड्रैगन से उन लोगों की बात मानते हैं जो कि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, क्या तुम मुझे अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करते हो। वो बेबी ड्रैगन आसानी से मान जाता है, तो ये देखकर बाकी सब लोग भी खुश हो जाते हैं कि सेल ने ड्रैगन को अटेम्प्ट कर लिया और सभी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना शुरू कर देते हैं। और इस दिन से परिवार के खिलाफ कूपर के विद्रोह सेना का जन्म हुआ। और फिर इसके बाद हमें कूपर फैमिली का सीन दिखाया जाता है। एनल बोल रहा होता है मम्मी आखिर मैं कब हॉर्स रेसिंग ट्रैक पर जाऊंगा। उसकी मम्मी कहती है अब लोग तब चलेंगे जब तुम्हारे पापा का काम खत्म हो जाएगा, थोड़ा रुको। तभी उसका पापा चलाते हुए कहता है जहाँ जाना है जाओ और पूरे दिन एंजॉय करो, यू बास्टर्ड बच्चे कहीं के। क्या तुमको पता भी है उस सेल कूपर ने ना सिर्फ ड्रैगन को मारा बल्कि ड्रैगन के बच्चे को भी अटेम्प्ट कर लिया है। मैट्रियार्च कहती है इसमें हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं है, आखिर तुम इसके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हो। अगर हमारा एनल गया होता तो वो भी डेफिनेटली डेमोनिक ड्रैगन को अटेम्प्ट कर लेता। वो भी कह रहा होता है हाँ मम्मी सही बोल रही हैं, चलो जाने दो, अब मेरे को इसके बारे में तुमसे और कोई बात नहीं करनी। एनल चलो आज तुम्हारी मम्मी तुमको घुमाने के लिए ले जाएंगे। वो कहता है ठीक है और साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एनल कह रहा होता है जल्दी से मेरा हॉर्स वाइफ लेकर आओ, जबकि उसकी मम्मी अपने बिल्डर से पूछ रही होती हैं डेप्रीमेशन मैजिक के ऊपर रिसर्च कैसे चल रही है। उसका बिल्डर कहता है आप चिंता मत करिए मैडम, हमने रिसर्च को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, हमें बस एक एस रैंक वाला टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए। एक बार टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम डेफिनेटली इसका यूज सेल कूपर के ऊपर करेंगे। हमें बस एक एस रैंक टेनेंट वाला टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए, एक बार हम लोग उसके ऊपर टेस्ट करके कंफर्म कर लेंगे तो फिर हम उसका तुरंत इस्तेमाल सेल कूपर के ऊपर करेंगे। मैट्रियार्च कहती है नॉट बैड, लगता है कि इस बार मेरे को डेफिनेटली उस शैतान बच्चे से छुटकारा मिल ही जाएगा। और बस गए इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। और अभी तक इस सीरीज़ के जितने भी एपिसोड आए थे मैं उन सबको इस अकेली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इस सीरीज़ का नाम भी यहाँ पर दिख रहा होगा, आप लोग खुद भी सर्च करके देख सकते हो। तो अब बस गए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और सीरीज़ के साथ, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।